हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। केमिस्ट्री हमारी जो है आज इस वाले इसमें खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट फिर रात को मैं फिजिक्स और बायोलॉजी करा दूंगा। ठीक है। तो कल हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले आपके पास आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब हिंदी में से बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि बहुत सारे रिएक्टेंट हैं और अगर कंबाइन होकर वो सिंगल ही आपको प्रोडक्ट देते हैं। बहुत सारे रिएक्टेंट या बहुत सारे अभिकारक कंबाइन हो जाते हैं और आपको सिर्फ एक ही उत्पाद देते हैं, एक ही प्रोडक्ट देते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एडिशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि मान लो A प्लस बी है, या आपको क्या दे रहा है? सी दे रहा है। तो दो रिएक्टेंट है, दो अभिकारक कंबाइन हो रहे हैं और आपको एक रिएक्टेंट दे रहे हैं, सॉरी एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक उत्पाद दे रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे? एडिशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन और वियोजन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन या वियोजन का मतलब क्या होता है? एक रिएक्टेंट है आपके पास, एक अभिकारक है और वो ब्रेक होके आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे, दो या दो से ज्यादा उत्पाद है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन या वियोजन, टूट जाना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन या फिर वियोजन अभिक्रिया। ठीक। तीसरी जो आपकी होती है रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक जो रिएक्टेंट है, जैसे मान लो ए कंबाइन है एक्स के साथ और यहाँ पर बी आ जाता है। ठीक है, ए कंबाइन है एक्स के साथ और क्या आ जाता है? यहाँ पर बी आ जाता है। और अगर बी ए से ज्यादा पावरफुल है तो वो एक्स को अपने साथ लेके चला जाएगा और आपको क्या देखने को मिलेगा? ए प्लस में बी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर x है वो डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, यानी आप यूं कह सकते हो कि a को यहाँ से b ने a को आके डिस्प्लेस कर दिया, b ने a को आके रिप्लेस कर दिया एक तरीके से, बट वो तो वहां से चला गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापित हो जाना या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके आयन में से विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसका कॉमन एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके पास जिंक है और यहाँ आ रहा है कॉपर सल्फेट, तो होता क्या है कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है और क्या करता है? सल्फेट के साथ चला जाता है और प्लस में क्या निकलता है? कॉपर रिलीज हो जाता है। ठीक है, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है तो कॉपर को यहाँ सल्फेट से दूर भगा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ठीक है, ये हो गया विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट इसी में आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? दो, डबल मतलब डबल विस्थापन हो रहा है, यानी दो चीजें डिस्प्लेस हो रही है। तो इसमें क्या होता है? जैसे जिंक है और यहाँ लिखा है ZnCl2, तो ये ध्यान रखना है आपको, स्ट्रॉन्ग, अगर दुनिया में कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ रहना प्रेफर करता है। सिंपल सी पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पर्सन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ठीक है, या फिर वो अपने फायदे के लिए क्या करेगा? दूसरों से अपनी चीजों का एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे जिंक है और कॉपर है। ठीक है, जिंक और कॉपर है, जिंक क्या करता है? सल्फेट को यहाँ से खींच लाता है। ठीक है, और कॉपर को क्या दे देगा? क्लोरीन दे देगा। ठीक है, यानी क्लोरीन किसके पास चला जाएगा? कॉपर के पास, और सल्फेट किसके पास आ जाएगा? जिंक के पास। तो रिएक्शन बन के क्या बनेगा लास्ट में? जिंक सल्फेट और यहाँ क्या आ जाएगा? CuCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटल जो सबसे ज्यादा अत्यधिक जो स्ट्रॉन्ग धातु होती है वो स्ट्रॉन्ग अधातु के साथ या स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल के साथ रहना चाहता है। स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग के साथ रहना चाहता है। ठीक है, आपको अगर ये धातु धातु याद नहीं रखता तो ये याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग प्लस होगा वो स्ट्रॉन्ग माइनस के साथ रहना चाहता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? दो डिस्प्लेसमेंट हुए, डबल हो गए। कैसे? एक तो सल्फेट यहाँ पहुंच गया, एक क्लोरीन वहां पहुंच गया। ठीक है, ये कह दो एक तो कॉपर यहाँ पहुंच गया क्लोरीन के साथ, जिंक सल्फेट के पास पहुंच गया। तो इसका इस रिएक्शन को याद करना भी बड़ा इजी है। इसमें आप क्या बोल देते हो? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं। ये आयन है, क्लोरीन एक आयन है, सल्फेट एक आयन है, इन्होंने आयनों का आदान प्रदान कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, ये आ जाती है रेडॉक्स रिएक्शन की बेसिस। ठीक है,
वैसे तो दो टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक को बोलते हैं मेंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें कि उष्मा या हीट निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक या फिर उष्माक्षेपी। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब आप चूने में पानी मिलाते हो, सीमेंट में पानी मिलाते हो, तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वहां हीट तो निकल ही रही है, उष्मा जो है उत्सर्जन हुआ, तभी तो जो उसकी हीट है उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो जहां पर भी जो उष्मा का उत्सर्जन हो यानी एनर्जी निकल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये कहाँ देखने को मिलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप गैस को जलाते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लकड़ी जलाते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है उष्माशोषी, उष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक, ठीक है। दो टर्म है यहाँ पर, एक्सो, एक्सो को याद रखने का तरीका, इनको याद रखने का, एक्सो मतलब एग्जॉस्ट से याद रखना, एग्जॉस्ट जो बाहर निकलता है। और नेक्स्ट है एंडो, ठीक है। शेपी, उष्माक्षेपी, ये छोटे से टर्म साइड में है, उष्माशोषी, शोषी और शेपी। उष्माक्षेपी और शोषी याद ना रहे तो शोषी याद रखना, शोषी मतलब अवशोषण करना, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, शोषी कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कैसे याद रखोगे, देखो खाना बनाने के लिए आपको गैस की जरूरत है, तो जो गैस जल रही है, गैस जल रही है या हीटर में आप खाना बना रहे हो, गैस जल रही है या, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। बर्निंग ऑफ गैस, गैस का जलना, ठीक है, या बर्निंग ऑफ फ्यूल बोल दो, कोई भी फ्यूल है आपके पास, वो क्या है, जल रहा है, तो वहां से उष्मा निकल रही है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। एंडोथर्मिक, उसी फ्यूल की हेल्प से अगर आप खाना बना रहे हो, ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फूड या मेकिंग फूड, किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का। कैसे, खाना बनाने के लिए आपको हीट की जरूरत होती है, खाना हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो और एंडो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। छोटा भीम, हेल हेलो, छोटा भीम कौन है भाई, छुट्टी और राजे को भी ले आकर पूरी डे हो जाती। ये पॉइंट किसके है भाई, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ये खत्म हो गए, 6 टाइप की रिएक्शन हो गई आपकी एक तरीके से। 6 टाइप कौन कौन से हो गए भाई, पहला आपने पढ़ा एडिशन यानी संयोजन, दूसरा आपने पढ़ा डिकम्पोजिशन यानी वियोजन, तीसरा आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और चौथा आपने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फोन से ज्यादा आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, ये नहीं कि चैट पे ही लगे रह जाओ, ठीक है। विवेक शर्मा स्पेशली आपको बोल रहा हूँ मैं, हेलो भैया वाला, ये काम नहीं आएगा, पेपर 2 दिन बाद है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक। नेक्स्ट आता है आपके पास जो टॉपिक है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, हिंदी में भी इसे रेडॉक्स बोल देते हैं। रेडॉक्स के 2 पार्ट है, एक पार्ट होता है इसका रिडक्शन और दूसरा पार्ट इसका होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन को बोलते हैं हिंदी में, आपके पास हो जाता है ये 2 पॉइंट है, बर्ड स्ट्राइक नहीं हो रहा भाई, उपचयन अपचयन, ये होता है बेटा अपचयन और ये होता है उपचयन, ठीक है। अभी ये तो देखो एक बड़ा कंसेप्ट है, इस पे काफी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बनाने को बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा, बट मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको जो आपके पेपर में आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। उपचयन पहले देखते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ओ लिखा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाए आगे, या हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या बोलते हो, कोई भी नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन अगर आके जुड़ता है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, चयन, ठीक है। याद रखने का तरीका, इसमें उल्टा कर दो, ऑक्सीजन का जाना, हाइड्रोजन का आना, और नेगेटिव आयन का जाना या पॉजिटिव आयन का आना, ठीक है। तो कैसे, मान लो आपके पास रिएक्शन है जिंक प्लस में कॉपर ऑक्साइड, तो ये बन गए जिंक ऑक्साइड प्लस में कॉपर। पहले तो ये मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होती है वो सारी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन में काउंट होती है। सबसे पहली बात तो ये जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये खुद एक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें जिंक ने कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से डिस्प्लेस करके जिंक ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आयन क्या होता है भाई, आयन वो होता है जो भी कोई, अगर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या गेन कर ले कहीं से, तो उसे आयन कहते हैं। यानी आप छोटे फॉर्म में कहोगे जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होते,
उसी एटम को हम क्या कह देते हैं, आयन कह देते हैं। उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और इट इज नेगेटिव चार्ज। जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पर देख रहे हो जिंक, इस वाले को, इनको देखना है। यहाँ पर जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ जिंक के पास ऑक्सीजन आ गया, तो जिंक ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ जाके लूज हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, उपचयन क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो यहाँ देख रहे हो जिंक के पास नहीं है, रिएक्शन होने के बाद जिंक के पास आ गया, तो इसका उपचयन हो गया यानी ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन है बट यहाँ नहीं है, तो यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया यानी अपचयन हो गया। ये हो गया उपचयन अपचयन का केस। ठीक है, और जहां पर भी रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडेशन भी होगा, जहां उपचयन होगा यानी वहां अपचयन होगा ही होगा, क्योंकि हवा में इलेक्ट्रॉन कहीं जाते नहीं है, बिना नीड के कभी भी इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जाता। फ्रीली इलेक्ट्रॉन रहता है थोड़ी देर के लिए, जैसे मार्कर में उछाल दो, तो ये हवा में हमेशा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आके जमीन से जरूर टकराएगा। अब ज्यादा कोई बुद्धिमान जीव होगा, कह देगा हमने स्पेस में उछाल दिया, हवा में ही रहेगा। तो स्पेस वाले बच्चे यहाँ धरती से बाहर जाकर, हमारे पास सोर्स नहीं है, धरती के अंदर ही रहकर सोचो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। अगर पेपर में आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो, उसे हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, 5 नंबर में आ जाता है। तो आपसे एक एग्जांपल पूछेगा, एग्जांपल पूछने में क्या करना है, जिंक और कॉपर ऑक्साइड को जोड़ दो, जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, ऑक्सीजन को ले जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस है। प्रांजल गुप्ता, हेलो बेटा। खान सर, अरे यार बस करो, कौन नाम बदल बदल के आ रहा है, ये ऑरेंज कलर है सेम। आपका करियर कहाँ खत्म होगा भाई, खान सर को इतना टाइम थोड़ी है हमारे पे आके बात करें। चलो ये समझ में आ गया। लास्ट फर्स्ट चैप्टर के लास्ट 2 कंसेप्ट बचते हैं आपके पास। एक तो आता है कोरोजन, ठीक है, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, और दूसरा होता है आपका रेंसिडिटी। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं विकृत गंधिता। रेंसिडिटी या विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, ये क्या है, देखो दोनों ही ये कंसेप्ट किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों कंसेप्ट जुड़े हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ बोले तो हम ये कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन के साथ। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन, संक्षारण, अगर आप समझो कोरोजन को समझो पहले, संक्षारण का मतलब क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखती है, कभी भी सर क्वालिटी नहीं आ रही है, क्वालिटी नहीं आ रही तो बेटा क्वालिटी बढ़ाओ अपनी। ठीक है, अपने पिक्सल सही करो, और जो डाटा आप क्रोम पे उड़ाते हो उसको बचा कर रखो और यहाँ यूज करो, ठीक, ज्यादा बचेगा। वैसे तो आज देखो हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, इसलिए आज मैं ज्यादा आपको इधर उधर भटकाऊंगा नहीं, थोड़ा इस पर ध्यान देना। तो कोरोजन, देखो संक्षारण क्या होता है, एक कई कंसेप्ट आ जाता है, आप कई बार पढ़ लेते, जैसे आपने संक्षारण आज पढ़ लिया, 360 पे नहीं दिखता भाई, ये बड़े लोग हो तुम तो यार, कैसी बातें कर रहे हो। कई बच्चों के पास आईफोन भी होता है, विवेक सिंह को तो शायद मैं जानता हूँ, ये आईफोन वाला बंदा है, ये 360 पिक्सल की बात करता है, पता नहीं भाई क्यों लेते हैं। हाँ सही बात, ये दूसरा विवेक भी आ गया, चलो अच्छी बात। खैर मेरे पास एनर्जी आज कम है, फास्ट है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दो भाई। कोरोजन संक्षारण का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मेटल जो है, कोई भी मेटल जो है लंबे समय तक ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ एक साथ, ध्यान रखना कोरोजन का केस क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये तीनों ही चीज चाहिए आपको, आप ओनली ऑक्सीजन की हेल्प से नहीं कर पाते। अगर कोई मेटल लंबे समय तक ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ कॉन्टेक्ट में रहती है तो उसका क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, कोई भी मेटल, कोई भी धातु लंबे टाइम तक अगर कांटेक्ट में रहती है ऑक्सीजन और वाटर के, तो उसका संक्षारण हो जाता है, यानी कि उसका कोरोजन हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। ठीक, ये कोरोजन का केस। नेक्स्ट रेंसिडिटी या विकृत गंधिता क्या होती है, कोई भी ऐसा मटेरियल आपके पास है जिसके अंदर फैट हो, जिसके अंदर फैट वगैरह होता है, तो फैट हो और प्लस में या फिर ऑयली चीज हो, तो उसका क्या होता है, अगर वो लंबे टाइम तक रखी रहती है तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी उपचयन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें से स्मेल आने लग जाती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी। कोई बात नहीं, कोरोजन कटा है नहीं पढ़ाएंगे, बट फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ छिपे ना बचे ना, इसलिए ही पढ़ा दिया।
ठीक है। तो अगर फैट और ऑयल दोनों कंबाइन हो जाते, फैट और ऑयल का कोई भी खाने की ऐसी चीज है जिसके अंदर फैट है या ऑयल है, जनरली आप देखते हो कि अगर आपने मान लो कि घर में आज बना दी चाउमीन बर्गर कुछ बना दिया, और चाउमीन बर्गर की चीज अगर रखी हुई है, मान लो 24 घंटे के लिए आप दोनों चीज को छोड़ दो, चाउमीन को भी छोड़ दो, ठीक है, एक टाइम के लिए, और उबले हुए चावल छोड़ दो। अब आप देखो कि चावल में से उतनी बदबू नहीं आती जितने की आपके पास चाउमीन में से आएगी। आप कहोगे सर ये तो अलग अलग है, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए और सिंपल। चावल दो टाइप के बनाते हैं, कुछ लोग पीले चावल बोलते हैं, नमकीन चावल बनाओ यानी छोक के एक बार चावल बनाओ और एक बार नॉर्मली उबाल के छोड़ दो, 24 घंटे बाद छोके हुए चावल में से ज्यादा बदबू आती है। रीजन, वहां ऑक्सीडेशन या विकृत गंधता ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये किसका केस था, फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ से चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, एसिड बेस और सॉल्ट या फिर अम्ल क्षार व लवण क्या होता है। एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, जनरली उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, जो OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं या क्षार बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब लिटमस पेपर का केस आ जाता है, कई बार एक एक नंबर का केस आ जाता है और एक दूसरे का थोपड़ा देखते हैं बैठ के कि भाई बता दे ब्लू लिटमस का क्या हो जाएगा। जो लिटमस पेपर को रेड कर देता है, जो लिटमस पेपर को रेड करता है खतरा, वो क्या होता है, एसिड होता है। ये रेड करेगा लिटमस पेपर को, ये क्या करेगा, ब्लू। अब ये नहीं है कि आपके पास क्या कंसेप्ट आ जाता है कि इसमें सिर्फ लिटमस पेपर की हेल्प से आप एसिड बेस का पता लगा सकते हो, और भी चीजें हैं। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब होता है एक सूचक, जो कि आपको ये बता सकता है कि ये एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर को रेड कर दे वो एसिड होता है, जो लिटमस पेपर को ब्लू कर दे वो बेस होता है। यानी रेड कैसे करेगा, रेड को रेड नहीं करेगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर था और उसे रेड कर रहा है तो एसिड है, रेड लिटमस पेपर उसको ब्लू कर रहा है तो वो आपका बेस है यानी कि क्षार है। ठीक है, ये किसका केस आ जाता है, एसिड और बेस का। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट बनता है जो एसिड और बेस है, इसमें क्या पॉइंट आ जाता है कि अभी आप आगे पीएच पढ़ोगे, मैं पीएच आपको यही समझा देता हूँ। पीएच का मतलब, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसका पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि 14 की तरफ भाग जाएगा। पीएच का स्केल जो होता है उसमें 0 to 14 होता है। पीएच के स्केल में 0 to 14 होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 14 बैंड होता है, इसका मिड पॉइंट होता है 7। ठीक है, अगर 0 to 7 वैल्यू आती है तो वो हो जाएगा एसिड यानी कि अम्ल, और अगर 7 to 14 आती है तो वो हो जाएगा बेस। ठीक है, 0 से 7 के बीच वाला एसिड और 7 से 14 के बीच वाला बेस यानी कि क्षार। ठीक है, ये क्या है, एसिड और बेस। क्लियर है। अब आप देख रहे हो इस तरफ 7 बीचों बीच है, तो 7 क्या है, न्यूट्रल। 7 क्या हो जाता है, न्यूट्रल यानी उदासीन। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, यानी कहीं नमक नमक लोगे आप और नमक का अगर पीएच वैल्यू लेने की कोशिश करोगे तो वो न्यूट्रल आएगी, 7 के आसपास आएगी। ठीक है भाई, सलमान खान कह रहा है विवेक शर्मा बाहर मिल, भाई ऐसी किस्मत कहाँ सलमान खान से बाहर मिल रही। ठीक है, नाम बदलने में टाइम लग जाता है बेचारे को। पहले एक बार छोटा भीम, फिर बेचारा निंजा दौड़ी, फिर खान सर, फिर ग्रेट खलील, सलमान। भाई पहली बात थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए, मेरे और मेरे ट्यूशन वालों की तरफ से सबको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब ये जो एसिड था, एसिड बेटा क्या था, अभी मैंने बताया 0 to 7, तो यानी जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होगी। अब इसको बच्चे बोलते हैं सर पावर ऑफ हाइड्रोजन एसिड बताता है। तो क्या होता है, जिसकी जितनी ज्यादा जीरो के पास वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस वजह से, आपको दे देगा 1.1, 1.5, 1.7 और 2.1, ये मैंने आपको पास पास की वैल्यू बताई है। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो क्या आएगा आंसर 1.1। क्यों, क्योंकि जीरो के जितना ज्यादा पास है, वो जीरो के जितना ज्यादा पास होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा, और 14 के जितना ज्यादा पास होगा, 14 के जितना ज्यादा पास होगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा यानी क्षार होगा। अब एक मिथ ये है, एसिड आपकी बॉडी पे गिर जाए तो वो क्या होता है, एसिड आपकी बॉडी पे गिर जाए तो आपको लगता है कि भाई हमें डैमेज होगा, और बेस को आप कुछ मानते नहीं हो, क्यों, साबुन है, वॉशिंग पाउडर, निरमा। तो बेटा साबुन नहीं, ओनली ओनली एसिड नहीं, अगर बेस भी आपके पास कंसंट्रेटेड है तो वो भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना आपके पास एसिड मिलाते हैं। बट एसिड का केस क्या है, एसिड के केस में जब से क्या हो रहा है कि आप उसे जनरल लाइफ में ज्यादा देखते हो, किसी पे एसिड अटैक हो गया, किसी पे बेस अटैक हो गया, ये वाला केस देखते हो। ठीक है, कभी आपने बेस अटैक सुना ही नहीं है,
किसी बेस अटैक हो गया, ठीक है, बेस पे अटैक हो गया, ये सुन लेते हो। तो एसिड जो है जल्दी से मिल भी जाता है। तेजाब लेके पहले घूमते थे कई लोग साइकिल पे, आज भी घूमते हैं गाँव की तरफ में, नील और तेजाब पहले बहुत बोतलों में मिलता था, ठीक है। तो ये पॉइंट किसके लिए था, एसिड और बेस दोनों ही खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ये पेपर में आए ना आए बट आपको ये ध्यान रखना है। इंद्रजीत शूट आउट दे दो, शाउट आउट दे दो, इंद्रजीत को वही ले यार भाई, अभी क्या चाहते हो तुम, मेरे मन के व्यूअर वो नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, शाउट आउट ले भाई, इंद्रजीत को शाउट आउट, खुश रहेगा। पढ़ लो तुम, ये शाउट आउट वाउट तो चलता रहेगा, बता देना संडे को आ जाऊंगा, एक दिन शाउट आउट ही करवाऊंगा तुम्हारा, इतने शाउट करवाऊंगा जिंदगी में खुश रहेगा, ठीक है भाई, ऐसे मत सोचो। और माइनस में आ जाए, माइनस में कुछ नहीं आता भाई, कहाँ माइनस में घूम रहा है अंडरमेटेड आदमी, OH माइनस, बस खुश, माइनस में आ जाए तो फिर आज ज्यादा मजाक का मूड हो नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर जब भूख लगी रहती है ना तो सिर में दर्द हो जाता है। ये एसिड और बेस के छोटे से पॉइंट है, यानी कि आपसे पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे आपको वैल्यू दे दे 14, 7.1, 7.2, 6.3, अब इन चारों में से पूछेगा कौन सा एसिडिक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 6.3, जो 7 से नीचे है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, 1 मार्क्स नहीं आते हैं। मेन सब्जेक्टिव की दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव मैं भी लिख के दे रहा हूँ भाई, एटलीस्ट 70 to 80% हर पेपर में। 12th का पेपर मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, 12th का पेपर एनालाइज कर लो, 10th का पेपर एनालाइज कर लो, सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर और 2021 के पेपर में से आ रहा है। दिक्कत देगा आपको ऑब्जेक्टिव, जिसको पास होना है उसको बोर्ड ने मौका दिया है, जिसको परसेंटेज बनाने हैं उसको आज भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी यहाँ पर की है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो ऑलमोस्ट सारे साइड का सेम ही आ रहा है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव की टेंशन नहीं लेंगे, ऑब्जेक्टिव की लेंगे मेन, इसलिए कंसेप्ट वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ध्यान देते रहना। नेक्स्ट आता है इसमें रिएक्शंस आते हैं, यानी अभिक्रिया आती है। रिएक्शन पहले किसका आता है, एसिड और बेस दोनों कंबाइन करें क्या मिलेगा, तो आपके पास अगर एक एसिड है, मान लो HCl, HCl एक एसिड है और एक बेस है, बेस क्या है NaOH, ठीक। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। याद रखने का तरीका मैंने बताया ना, जो H+ छोड़ सकते हैं वो एसिड और जो OH छोड़ सकते हैं वो बेस। और बेस में आप एक चीज देखोगे, क्षार में एक चीज देखोगे, क्षार हमेशा मेटल के साथ जुड़े हुए आते हैं। मेनली जो मेटल्स होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो पहली मेटल है, शुरू के 2 ग्रुप की मेटल जो होती है, उन मेटल के साथ OH जुड़ जाए वो बेस बन जाते हैं, ठीक है। बेसिक और भी होते हैं बट ये एक मोस्ट कॉमन की बता रहा हूँ। NaOH है, HCl है। अब आप यहाँ देखो, रिएक्शन ना समझ में आए उसका तरीका समझने का क्या है, पहले देखो कि जब रिएक्शन हो रहा है तो भाई इन दोनों को टूटना तो पड़ेगा और इन दोनों को भी टूटना पड़ेगा। ये OH अलग हो जाएगा, Na अलग, H अलग हो जाएगा, Cl अलग, H अलग, Cl अलग, Na अलग, OH अलग। आपको पता है मेटल किसके पास भागती है, नॉन मेटल के पास, तो ये दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, NaCl, सोल्ट बन गया। प्लस में H और OH कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2O। और याद करने का और छोटा तरीका क्या है कि कहीं पर भी अगर आपको ये समझ में ना आए एसिड बनेगा या बेस में क्या रिएक्शन होने वाला है, तो सिंपली एसिड और बेस अगर आपको दिखते हैं, अम्ल और क्षार दिखते हैं, H2O लिख दो, बाकी बचा पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़ ही जाएगा, ठीक है। एसिड वाले का नेगेटिव यानी अम्ल वाले का नेगेटिव और बेस यानी क्षार वाले का पॉजिटिव, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वहां पर सोल्ट प्लस में वाटर बनता है। कई बार क्वेश्चन में देता है एसिड प्लस बेस, ऐसे भी खाली करके दे सकता है, एसिड प्लस बेस, एरो डाल दिया, यहाँ जगह छोड़ दी, प्लस में लिख दिया वाटर H2O। तो यह पूछेगा आपसे यहाँ पर क्या बनेगा, तो आंसर क्या आएगा, सोल्ट या फिर लवण, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार, जगह खाली H2O, तो यहाँ क्या लिखोगे, लवण या फिर सॉल्ट लिखोगे। हो सकता है आपको जीती जागती एक रिएक्शन भी रहते, ये तो एक तरीके का एक फॉर्मूला टाइप किया कि एसिड और बेस मिलेंगे तो ये पॉइंट हो सकता है। सोडियम मेटल होता है भाई, सोडियम इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल है, आप उसको नॉन मेटल में डालते ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि एसिड बेस का रिएक्शन हो गया, हाँ ठीक है। अब इनका रिएक्शन आता है, अगर कोई मेटल या धातु, मेटल या धातु कभी भी रिएक्शन करेगी एसिड के साथ या बेस के साथ, तो आपको क्या देगी, सोल्ट प्लस में दूसरे का अंदाजा लगाएंगे हम क्या मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल Na है, HCl के साथ डाल दिया आपने। अब आपको पता है इस पूरी रिएक्शन में
इस पूरी रिएक्शन में क्या है, HCl में से H का निकलना तय है, क्या बचेगा, Cl बचेगा। भाई H जाएगा, जब ये अगर टूटेंगे ही नहीं तो इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा, तो H तो चला जाएगा, NaH की बजाय किसके साथ जुड़ना प्रेफर करेगा, Cl के साथ, तो क्या बन गया NaCl यानी कि सोल्ट, और क्या बन गया H, H एक गैस है, तो यहाँ क्या निकलेगी H2, क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, यानी सोडियम प्लस में एसिड, मेटल प्लस में एसिड आपको क्या देगा, सोल्ट प्लस में गैस। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा किसका, मेटल प्लस एसिड या बेस का। चाहे एसिड के साथ रिएक्शन कराओ धातु का, चाहे बेस के साथ रिएक्शन कराओ, आपको हमेशा क्या मिलेगा, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है मेटल दे, धातु दे, एसिड और बेस दे, सोल्ट प्लस में क्या मिलेगी आपको, H2 गैस मिलेगी, ये जनरल फॉर्मूले है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ये हो गया मेटल इसके एसिड और बेस के रिएक्शन। इसके बाद जो आपके पास पॉइंट आएंगे, यानी कि जैसे पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में आपसे पूछ सकता है, यार एक मिनट रुकना। भाई एक तो यार ये लड़का पता नहीं क्या करके मानेगा, अभी एलियन का नाम रख के आ गया। अर्थ पे जीवन है क्या, मैं आ सकता हूँ। अरे अर्थ पे जीवन है तभी तो हम जिंदा है। हाँ तू भी अर्थ का ही है भाई। ठीक है, अरे नहीं कोई बात नहीं भाई, घूमते रहो। थैंक यू हमारा थोड़ा सा मन बहलाने के लिए, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा भाई। इतना समझ में आ गया एसिड और बेस इनके रिएक्शन। नेक्स्ट आता है पीएच की वैल्यू पूछ लेता है, आपकी जनरल लाइफ में पीएच की वैल्यू क्या है। जैसे पीएच आपके दांतों का पीएच कितना होना चाहिए, और जो जैसे चींटी होती है, चींटी के डंक में या नटल डंक में कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, ऐसे ही याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, मिथेनोइक एसिड होता है। इस सब चीजों के थोड़े थोड़े पॉइंट्स है, इनको याद रखना। जैसे टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टर्ट्रिक एसिड किसे पाया, सिट्रिक एसिड जो होता है संतरे में होता है सिट्रिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। तो ये आपसे छोटे छोटे पॉइंट पूछ सकता है 1 1 मार्क्स में, कि बोल देगा फॉर एग्जांपल कि ऑरेंज में या संतरे में कौन सा एसिड होता है, तो वहां पर ऑप्शन हो जाएगा सिट्रिक एसिड, हमारा सिट्रिक अम्ल बोल दोगे। तो एसिड को मैं हिंदी में बार बार इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इतने तो तुम होशियार हो, जब आई लव यू को तुम समझते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो इतना आएगा, एसिड को हम अम्ल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए पॉइंट, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई, आपके पास कुछ कंपाउंड है, सोल्ट के कुछ कंपाउंड है। एक मिनट देख लेता हूं मैं, कुछ कैंसिल ना हो गया हो, पता लगे मैं पढ़ाता चला जाऊं, चलो नहीं हुआ। तो इसमें कंपाउंड आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक जो बहुत रिएक्शन पूछा जाता है, हेलो विशाल, एक बहुत ज्यादा रिएक्शन जो पूछा जाता है उसमें आ जाता है आपके पास सोडियम क्लोराइड जो है, ब्राइन सॉल्यूशन पूछा जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन विलियन से आप क्या समझते हो। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब या ब्राइन विलियन का मतलब क्या होता है कि जिसमें सोडियम क्लोराइड एक्सेस में होता है, एक्सेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या एक्सेस में जब आप सोडियम क्लोराइड, जैसे आप घर में मान लो कि नमक पानी बनाते हो तो उसमें नमक बहुत ज्यादा ही मिला दोगे, उसको हम क्या, जैसे चाशनी होते हैं ना, चीनी की चाशनी होती है, ऐसे ही चीनी की जगह नमक को इमेजिन करो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन।
कुछ नहीं है, ब्राइन सॉल्यूशन को लोग नीचे आ जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन में क्या होता है, नीचे ब्रोमीन दे देगा, सोडियम क्लोराइड दे देगा, ठीक है। आपका दिमाग कहाँ पहुंचेगा, सीधा ब्रोमीन पे, क्योंकि ब्रा लिखा है, तो ब्राइन नहीं होगा वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड अगर एक्सेस में है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहला देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। हेलो देवेंद्र सिंह भाई, लगा रहे यार। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, क्लोर अल्कली, क्लोर अल्कली का मतलब क्या होता है, इसको पहली बात, अल्कली से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अल्कली का मतलब क्या होता है, एक मिनट, ठीक है। तो बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अल्कली क्या होता है, ऐसे बेस जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खुद पढ़ ले पहले भाई, किसे बोल रहा है यार। ऐसे बेस जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, अल्कली बोल देते हैं, ठीक है। क्षारीय बोलते हैं, क्षार और क्षारीय में फर्क होता है, ठीक है। क्लोर अल्कली या क्षारीय, अगर आप हिंदी में देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्षारक भी बोल देते हैं, जैसे क्षार लिखा है तो इसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं बेस। बट अगर ये बेस वाटर में मिक्स हो जाता है, वाटर सोल्यूबल है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अल्कली या फिर क्षारक, क्षारक भी बोल देते हैं। बट अगर ये बेस पानी में मिक्स नहीं होता तो उसको बेस ही बोलेंगे, यानी स्पेशल हमने इसको नाम दिया है, हेलो बेटा, इसको हमने स्पेशल नाम दिया है, जो भी ऐसे होंगे जो पानी में मिक्स हो जाए, उन बेस को हमने स्पेशल नाम दे दिया अल्कली या क्षारक। और ऐसे बेस, हेलो बेटा लक्ष्मी, और ऐसे बेस जो पानी में मिक्स ना हो, उसको हम बेस ही बोलेंगे, क्षार ही बोलेंगे। ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, अगर आपके पास मान लो सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को पानी में मिक्स किया और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस दो टर्म होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, विद्युत अपघटन, ठीक है, या विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर लिया, इसके अंदर से इसके थ्रू, जिनेश सर हेलो बेटा, इसके थ्रू क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास करोगे, होगा क्या, एन जो H2O है, दो पार्ट में टूट जाएगा, OH अलग, H+ अलग। ये इसको रिएक्शन करना है तो ये भी दो पार्ट में अलग हो जाएगा, Na+ अलग, Cl- अलग। कभी भी आपको रिएक्शन करते हो तो आपको ध्यान देना है कि जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। NaCl में से Na अलग, Cl अलग, H2O में से OH अलग, H अलग, ठीक है। और रिएक्शन में क्या हो जाएगा, Na किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ, Na किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ। NaOH एक ऐसा क्षार, अभी मैंने पढ़ाया था, ये बेस है, एक ऐसा क्षार है या एक ऐसा बेस है जो पानी में मिक्स हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्कली या NaOH, इसको बोल देते हैं क्षारक। प्लस में आपकी यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलेगी, प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, H2, क्लोरीन और H2। क्लोरीन की वजह से इसका नाम पड़ गया क्लोर, NaOH की वजह से पड़ गया इसका नाम अल्कली, ठीक है। क्लोर क्षार अभिक्रिया हिंदी में बोल देते हैं, क्लोर क्षार, क्लोर अल्कली इंग्लिश में, क्लोर क्षार हिंदी में। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों, क्योंकि यहाँ NaCl को वाटर के साथ ट्रीट कराया, NaOH बन गया, Cl2 बन गया और H2 बन गया, ठीक है। ये हो जाता है आपका इसमें। और कई बार इसी में क्वेश्चन पूछता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस में बताओ क्लोरीन कहाँ निकलती है, एनोड पे या कैथोड पे। तो क्लोरीन कैसी होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव है तो कहाँ भागेगी, पॉजिटिव पे। नेगेटिव है तो कहाँ भागेगी, पॉजिटिव पे। और पॉजिटिव किसको बना देते हैं हम, एनोड को बना देते हैं, ठीक है। और कैथोड को क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है, ताकि कैटायन उसकी तरफ खींच के आए, ठीक।
ये ध्यान रखेंगे। और पॉइंट अगर आता भी है तो मैं थोड़े से और क्वेश्चन आज हम प्रीवियस ईयर भी देखेंगे रात को अगर कर पाते हैं, वरना कल शाम को प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे हम 2021 का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में। ये इसका पॉइंट था। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में बनता क्या है वो ध्यान रखना है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सीधा रिएक्शन लिखवा रहा हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, CaOCl2 प्लस में H2O, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर। याद कैसे रखना है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड है, यहां यू मान लो एक CaO निकला और ये Cl2 के साथ उठा के जोड़ दिया, बाकी ये 2 H थे, इसमें से H2O बाहर निकल गया। सबसे इजी तरीका याद रखने का, Ca लिखो, O लिखो, Cl2 एज इट इज लिख दो, और जो बाकी बचा पार्ट है वो H2O है, तो ये हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर का यूज एक तो भाई शकल चमकाने में किया जाता है, काले लोग गोरे हो गए बहुत सारे इंडस्ट्री में घुस घुस के, ठीक है, तो काला गोरा कुछ नहीं होता सर, ब्राइटनेस अच्छा नहीं है आपका, बेटा पता नहीं, एक बार देख लेता, रुक जाओ फिर भी। ठीक है भाई, आप कौन सा कैमरा यूज करते हो रिकॉर्ड करने के लिए? बेटा कैमरे तो बहुत अच्छे हैं, बट लाइव में क्या होता है थोड़ा सा वाईफाई का प्रॉब्लम रहता है, वाईफाई का जो नेटवर्क है यहाँ कम ही आते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, सम टाइम कई बार अच्छी हो जाती है, कई बार खराब हो जाती है, तो इट डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ कि भाई क्या पॉइंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे थे, जैसे मैंने बताया आपको कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आता है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा, तो अभी मैंने बोला DSLR से भी ज्यादा अच्छा कैमरा है, डोंट वरी भाई विवेक सिंह, फेल मत होना, गूगल पिक्सल। अब क्या प्राइस बताया आपको, घर वालों ने देखा हो ना देखो यार देखो, ध्यान मत भटकाओ, एनर्जी कम है, नेक्स्ट चैप्टर करना है, थर्ड और फोर्थ तो बहुत छोटे चैप्टर है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट देखो बेटा, आपके पास क्या है कि जैसे मैंने एक बताया आपको ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, एक जैसे मैंने बताया कि स्किन की फेयरनेस में यूज करते हैं, इसके अलावा इसका एक और जो इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि डिसइंफेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, जैसे वाटर है, वाटर में बैक्टीरियाज को मारने के लिए हम इसका यूज करते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर में बैक्टीरियाज को मारने के लिए या वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज होता है, बट उसकी अलग क्वांटिटी होती है, ये नहीं है कि जो आपकी शकल पे ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हो या घर में किसी की भाई मदर हो या कोई आज जाए कि आज भाई मेरे पानी यहाँ बारिश का पानी गंदा है और मैं जाता हूँ उस बारिश के पानी को साफ करने के लिए जाके ब्लीचिंग पाउडर डाल देता हूँ, ये नहीं है काला पानी एकदम में वाइट पड़ जाएगा, बेटा वो बहुत अलग बात है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है एक वाटर ट्रीटेड वाटर का मतलब होता है, जो आपका आपने कभी वेस्ट वाटर स्टोरी नाम का चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर वाटर सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, जहां पर क्या होता है कि वाटर को कंप्लीटली क्लियर किया जाता है, तो आप उसके बैक्टीरिया को तो क्लियर नहीं कर पाते, तो उनको बैक्टीरिया को मारने के लिए उसका यूज किया जाता है,
मिट्टी कीचड़ बाकी सब चीजें बची रह जाती है। तो पानी पीने का मन हो तो बेटा घर का साफ पानी पीना, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालने की कोशिश मत करना। और कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, जैसे सैनिटाइजर में अल्कोहल 75% के समथिंग होता है, बट रियल अल्कोहल काफी अलग चीज है। तो ये नहीं है कि आपको कोई किसी को आपने आपके पास आया कि भाई मेरे को क्या कहते हैं अल्कोहल चाहिए, तो आपने उठा के ये ले सैनिटाइजर 2 बार मार दिया और उसको चढ़ जाएगी, उसको चढ़ेगी नहीं, वो मर जाएगा। ठीक है, मरे ना, अगर ना भी मरे तो उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास बेकिंग सोडा, NaHCO3। बेकिंग सोडा बनता कैसे है, इसके लिए फॉर्मूला बड़ा इजी है, NaCl ले लो, नॉर्मल चीजें घर में, सॉल्ट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, ठीक है, प्लस में आपने क्या डाल दिया, अमोनिया। बस इजी तरीका याद रखने का, क्या याद रखना, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो 3 चीजें बहुत इजी है। प्लस में क्या डाल दिया आपने, अमोनिया। ठीक, ये क्या बना के देगा आपको, ये देगा आपको बना के NaHCO3 प्लस में अमोनियम क्लोराइड। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, ये हमारा बेकिंग सोडा बन गया। ठीक है, अब इसी को क्या करते हो आप, बेकिंग सोडा को डालते हो, डालने की वजह से क्या होता है, बेकिंग सोडा कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में प्लस CO2 में प्लस H2O में। ठीक है, ये CO2 जो गैस होती है, इसकी वजह से आपकी ब्रेड, आप ब्रेड खा रहे हो या बर्गर का बन खा रहे हो, तो उस बन में क्या होता है, थोड़े थोड़े बीच बीच में गैप बन जाता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो ये केस किसका है, Na2CO3, CO2 और H2। ठीक है, आपने NaCl लिया, CO2 लिया, H2O लिया, अमोनिया लिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेकिंग सोडा में। इसको अगर आप हीट करते हो, यानी खाने की चीजों में यूज करते हो, उसके बाद उसे हीट करते हो, तो यहाँ Na2CO3 बन जाता है, CO2 बन जाता है, H2O बन जाता है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है, खाना बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशामक की तरह भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कई जगह पे इसका जो है अग्निशामक की तरह भी यूज किया जाता है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट जो पूछेगा वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का मतलब क्या होता है बेटा, Na2CO3 अभी बना था, इसके अंदर 10H2O जोड़ दो। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करते, इसके आसपास जाके एक तरीके से स्टिक टाइप हो जाता है, Na2CO3 पॉइंट 10H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। दूध सी सफेदी वॉशिंग सोडा से आए, निरमा से नहीं आती, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। निरमा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको निरमा से नहाने की जरूरत है, बस नहाते नहीं है। ठीक है, तो बेटा नहा लिया करो, गर्मी चल रही है, तो ये वॉशिंग सोडा है। ठीक है, ठीक है, तो ये वॉशिंग सोडा है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये आ जाता है कई बार पूछता है, ये पॉइंट 10H2O का मतलब है, पॉइंट XH2O का मतलब क्या होता है। जब किसी भी सॉल्ट के साथ, ध्यान से सुनना, किसी भी सॉल्ट या लवण के साथ, किसी भी सॉल्ट या लवण के साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या जल के अणु जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिन जल या क्रिस्टलिन वाटर। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिन जल या फिर क्रिस्टलिन वाटर। ठीक है, ये केस है, किसी भी सॉल्ट के साथ, लवण के साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिन वाटर। जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़ा है तो क्रिस्टलिन वाटर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ऐसे ही कॉपर सल्फेट के साथ भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, ये किसका केस था, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ग्लास मेकिंग में, कपड़े धोने में, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट आता है इसके बाद पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का जो यूज है वो चैप्टर खत्म हो गया। तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज धातु तथा धातु। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम चीजें पूछी जा रही है, तो ये आपको फायदा है। ठीक है, पहला केस, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसको ध्यान रखना है। तो भाई मेटल के लिए प्रॉपर्टी जो है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। मेटल यहाँ लिख देता हूं मैं, नॉन मेटल इधर लिख देता हूं, धातु और अधातु, समझ जाएंगे, धातु अधातु। ठीक है, मेटल क्या होता है, सॉलिड, जनरली इसे सॉलिड नहीं होना चाहिए, इन जनरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, मेटल कैसे होते हैं, ब्राइटनेस, लस्ट्रस होती है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि इनके जो सरफेस होता है ब्राइट होता है। ठीक है, इनका जनरली नहीं होता। ये मैलेबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, यानी इसमें आघातवर्धता होती है
और तन्यता होती है, ठीक है, आघातवर्तीता और तन्यता, ये पॉइंट है, ठीक है, इसमें ये नहीं होता। नेक्स्ट है, ये कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। कंडक्टर या सुचालक किसके होते हैं? लाइट और हीट के। हीट प्लस लाइट के कंडक्टर या सुचालक को हम क्या बोल देते हैं? धातु बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सोनोरस होती है। सोनोरस का मतलब ध्वनिक होती है, और जबकि ये ध्वनिक नहीं होती है। ये स्पेशल इसके केस है। ये पांचों में से अगर एक, जो कई ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक जैसी होंगी, मतलब ये हमने ओवरऑल डिस्कशन किया कि ऐसा कुछ पाया जाता है। सॉलिड है, इनको सॉलिड नहीं होना चाहिए। ये ब्राइट होती है, लस्ट्रस होती है, इनको नहीं होना चाहिए। मेटल मैलेबल और डक्टाइल होती है, आघातवर्तीता और तन्यता होती है, इनको नहीं होना चाहिए। हीट का, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होती है यानी कंडक्टर होती है, इनको नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोनोरस होते हैं, ध्वनिक होती है, इनको नहीं होना चाहिए। ये केस है। अब इसमें पूछेगा कि आपसे एक्सेप्शन, कुछ ऐसी मेटल है जो सॉलिड नहीं होती, जैसे कि मरकरी लिक्विड होती है। दूसरा सोडियम और पोटेशियम, ये ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी मेटल का नाम लिखो, या इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जिसको चाकू से कट किया जा सकता है, तो क्या आंसर आएगा? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मेटल या धातु। अधातु में ऐसी कौन सी मेटल, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें ऑप्शन आता है डायमंड, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इसलिए केमिस्ट्री हार्ड लगती है, और एक्सेप्शंस ही आपको ज्यादा पता होने चाहिए। तो बेटा क्या होता है इसमें? डायमंड ऐसा जो है, हीरा बेटे, वो वाला हीरा नहीं है, ठीक है। कहीं आप कोई सूर्यवंशम देख के बैठ जाओ कि सर वो तो सॉलिड नहीं था, तो बेटा डायमंड क्या होता है? जो आप जनरली यूज करते हो, ठीक है, हीरा। दुनिया में मोस्ट ऑफ द, जैसे आप ग्लास के कटर यूज करते हो, तो बड़े बड़े जो ऐसे कटर्स यूज होते हैं ना, स्पेशली फाइन कटिंग जिसमें की जाती है, उसमें हम डायमंड का यूज करते हैं। तो अब मैंने ये बता दिया है, तो आज के बाद ये कोशिश मत करना कि कोई बेचारा ग्लास काट रहा है उसको लेके भाग जाओ कि भाई डायमंड है। बहुत बहुत छोटा होता है वो, उसका आपको कोई फायदा नहीं, उसको बेच के कुछ मिलना है नहीं। और खुद वो कटर 300-400 का मान लो अगर आता भी होगा, तो आपको कुछ नहीं मिलना। अगर इतना ही होता, डायमंड इतना ही महंगा हो जाता है उसमें, तो फिर तो दुनिया से न जाने संभाल के रखती। पर ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत टिप पे होता है बस छोटा सा वो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट, हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ब्राइट में आयोडीन ब्राइट लस्ट्रस हो जाती है, चमकीली टाइप की हो जाती है। मैलेबल डक्टाइल ये नहीं होती। हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ एक्सेप्शन है किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट ऐसा होता है जो कि मेटल, हीट और लाइट, इसमें लिख दिया, सॉरी, जल्दबाजी से देर भली, दुर्घटना से। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा? जहां हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर होते हैं, ठीक है। यानी कि जनरली एक ऐसी नॉन मेटल है, ये ऐसी धातु है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और आप कह सकते हो उष्मा, दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। कैसे? जैसे आपके पास लोहे की छड़ होती है, अगर आप उसको एक साइड से गर्म करोगे तो वो दूसरी साइड से भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। उसको एक साइड से गर्म करोगे तो दूसरी साइड से गर्म हो जाएगी, ठीक। और ग्रेफाइट भी ऐसा है, बट उतना नहीं है कि जितना लोहा हो जाता है, बट थोड़ा बहुत भी दिखाता है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सोनोरस, ध्वनिक। यानी जब भी कोई भी मेटल धातु किसी ठोस सतह से, किसी सॉलिड सरफेस से टकराती है, तो होता क्या है कि वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोनोरस, ठीक है। तो मेटल्स आर सोनोरस और ध्वनिक होती है, ठीक। ये इनकी जनरल प्रॉपर्टी थी। इसके बाद इनके रिएक्शन आते हैं, क्योंकि हमें निकालनी है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि जो मेटल है, मेटल्स का आपस में कंपटीशन हो रहा है। इन मेटल में देखो, अब आपने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती है वो होती तो है सोनोरस, होती तो है डक्टाइल भी होती है, ठीक है। पॉइंट ये भी क्लियर है। एक मिनट रुकना बच्चों। ठीक, बट इनमें हमने पढ़ा आपस में ही कंपटीशन चलता रहता है कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, इस तरीके का कंपटीशन चलता है। अब इसके लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया, पहला, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। एसिड के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तीन तरीके के रिएक्शन किए गए, एसिड के साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो मेटल का किसके साथ रिएक्शन कराया हमने? मेटल का कराया हमने पहले ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड का मतलब एक रिएक्शन देखो, जैसे आपने बोला
Mg है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा MgO। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। MgO बन गया, ये रिएक्शन होगा किसका, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, यानी कि ये Mg+O2। कोई भी मेटल या कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, मेटल का ऑक्साइड या धातु का ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। अब इसके बारे में अब हमें क्या केस है, हमारा केस है रिएक्टिविटी का पता लगाना। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, जो जितना जल्दी रिएक्शन करेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें भी सबसे टॉप पर कौन आती है, सोडियम और पोटेशियम, ये सबसे जल्दी रिएक्शन करती है। और जो सबसे लेट रिएक्शन करती है दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे लेट रिएक्शन करती है, ठीक है। आपने किया क्या है, इसमें मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, सारी मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, एक लिस्ट तैयार की, हाँ भाई ये इतनी देर में ऐसे रिएक्शन करती है। जो जितना लेट रिएक्शन करता है उसका रिएक्टिविटी या उसकी जो अभिक्रियाशीलता है उसको हम उतना ही कम मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गए तैयार। अब इसके बाद इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं जनरली, इन जनरल मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सारे प्रकृति में क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे हैं जो क्षारीय तो है ही है, बेसिक तो है ही है, साथ में कैसे बन जाते हैं, एसिडिक भी बन जाते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी को भी शो कर जाते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, भाई मैंने बताया बेसिक होते हैं यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बेस के साथ एसिडिक के भी मिलते हैं, जो बेस के साथ एसिडिक भी मिलते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड को, ऐसे धातु ऑक्साइड को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड नाम देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से आप क्या समझते हो, या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हो। उभय मतलब होता है एक से ज्यादा धर्म, ठीक है, उभयधर्मी। तो उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसा मेटल ऑक्साइड, ऐसा धातु ऑक्साइड जो क्षारीय प्रवृत्ति का भी हो। क्या कर रहे हो, बस कोशिश कर रहे हैं किसी का भला करने की हो जाए तो, ठीक है। तो ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड या ऐसे धातु ऑक्साइड जो नेचर में अम्लीय क्षारीय प्रॉपर्टी तो है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी तो है, साथ ही साथ वो एसिडिक के भी हो जाए, अम्लीय के भी हो जाए, उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर कह देते हैं सिंपली उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि बेसिक भी है यानी क्षारीय है। यानी एक बात ध्यान रखना है भाई, बेसिक तो होगा ही होगा, अम्लीय तो जैसे आप हिंदुस्तान के आदमी से कहो, हिंदुस्तान के आदमी के पास इंडिया की सिटीजनशिप वैसे तो हमारे यहाँ पर आ नहीं पाया, बट अगर बोले तो इंडिया का सिटीजन तो वो है ही है, दूसरी और कंट्री का हो सकता है, ये वाला केस है। यानी बेसिक जो है, बेस तो उसका नेचर है, बेस इनकी कंट्री है, यानी बेसिक तो होगा ही होगा, अल्कली नेचर में बेसिक तो होगा ही होगा, या अल्कली नेचर बोल लो। साथ ही साथ अगर एसिडिक भी हो जाता है तो उसको हम बोल देंगे उभयधर्मी ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इनमें भी टॉप पर सोडियम पोटेशियम चल रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ पर ये चीज डिस्कस करने का मौका नहीं है। तो इसमें भी टॉप पर कौन होता है, सोडियम पोटेशियम, और सबसे नीचे कौन होता है, सिल्वर तथा गोल्ड। इसी वजह से सिल्वर और गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम देखी जाती है, वो हर जगह सबसे लास्ट में ही चलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है, मेटल प्लस वाटर, यानी वाटर प्लस मेटल का कराना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने अभी यहाँ मैग्नीशियम ही ले लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस में H2O, तो रिएक्शन क्या बनेगा, H2O के साथ रिएक्शन करना है तो सीधा रिएक्शन लिखोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब आपको कैसे पता लगेगा रिएक्शन हुआ है, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में वाटर लिया, वाटर के अंदर मैग्नीशियम डाला या कोई मेटल डाली, अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है तो इससे पता लग जाता है कि वहां पर रिएक्शन हुआ है और मेटल रिएक्टिव है। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा उतना ही अच्छा है, उतनी ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन बेटा ये है कि सोडियम और पोटेशियम तो जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, बट मैग्नीशियम और कैल्शियम रिएक्शन करने के बावजूद भी H2 गैस को रिलीज नहीं करते। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो रिएक्शन करने के बाद भी वाटर के साथ H2 गैस को रिलीज नहीं करती। तो रीजन क्या दोगे आप इसमें, सॉरी आंसर क्या दोगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम। याद रखने का तरीका क्या रखोगे, दोनों ही अंडर 20 के एलिमेंट्स है और दोनों की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। दोनों की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। भाई मैंने कल भी बताया था आपको, और पहले भी अगर कभी लाइव ली हो या डिस्कशन हुआ हो तो मैंने बताया हमेशा जिसको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने हैं या देने हैं उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। जिसको मान लीजिए क्लोरीन है और सोडियम है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए,
एक को इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, एक को इलेक्ट्रॉन लेना है, बड़ी जल्दी रिएक्शन करेंगे। बट मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है थोड़ा और मुश्किल। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं वो जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ही कम उसकी रिएक्टिविटी होती जाएगी। ये आपके पास एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने की। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों की वैलेंसी +2 होती है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्या है कि H2 गैस रिलीज नहीं करते। तो होता क्या है, अगर आपके पास ये बीकर है, इस बीकर में मान लो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद H2 किस पे जाके चिपक जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नीचे, और वो फ्लोट करने लग जाता है। अदरवाइज इसे फ्लोट नहीं करना चाहिए, ये फ्लोट करेगा, H2 गैस किसी के साथ चिपक के रह जाती है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाती। बाकी सब में क्या होता है कि H2 गैस रिएक्शन तो होता है और H2 गैस कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम सबसे जल्दी रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम कैल्शियम बाद में। आयरन जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता कि वाटर है और वाटर आपने डाल दिया और रिएक्शन अकेला कर लेगा, बिना ऑक्सीजन का वाटर है, ध्यान रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वाटर के साथ रिएक्शन करता तभी तो रस्टिंग होती है, कोरोजन ही रस्टिंग है, संक्षारण को ही जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, तो जंग तो सर तभी लगता है जब पानी हो, बट बिना ऑक्सीजन वाला पानी कभी जो आयरन है उसको जंग नहीं लगा सकता। यानी अगर आप एक ऐसा पानी रखो जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स ना हो, उसमें आप रखे रखो, उसमें जंग नहीं लगनी, कभी रस्टिंग नहीं होना, कोरोजन नहीं होना। ठीक है, ये पॉइंट है। पानी के अंदर जनरली ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, मेटल अगर कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड यानी धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेगा। धात्विक का मतलब धातु लिखोगे और उसको हाइड्रोक्साइड के उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना दोगे, प्लस में H2 गैस लिखोगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसी मेटल है जो कि H2 गैस को रिलीज नहीं करती, बाकी सारी मेटल्स कर लेती है। कुछ को हमें स्टीम के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है, कुछ कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेती है, जैसे पोटेशियम हो गया वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, कुछ को नॉर्मल वाटर चाहिए। अब जैसे जैसे भाई रिएक्शन कम होता है, फॉर एन एग्जांपल कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप नॉर्मली एक बार पढ़ा के चले जाओ वो समझ लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक से ज्यादा बार, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको भाई 3 बार 4 बार, कुछ ऐसे होता है जिनको मार पीट के पढ़ाया जाता है, फिर कुछ ऐसे होता है जिनको घसीट के पढ़ाया जाता है। कई बच्चे ऐसे होंगे आज के दिन में भी जो बेचारे घसीट के पढ़ रहे होंगे क्योंकि परसों पेपर है। ठीक है, टीचर ना होना इज अ डिफरेंट थिंग, टीचर होने के बाद भी ना पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपके पास टीचर नहीं था, आप नहीं पढ़ रहे, वो एक अलग चीज है, तो मैं उनको नहीं कह रहा। आपके पास टीचर था, क्लास था, आप अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, इवन देन आप नहीं पढ़ते थे, तो फिर आप कुछ हो। नेक्स्ट एसिड। अब हमें किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, तीसरे नंबर पे एसिड के साथ रिएक्शन कराना। टेस्टिंग नहीं होती, आप मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करते हो इसके साथ, आप एक के बेसिस पे इसको जज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, देन वाटर के साथ किया, देन आप रिएक्शन करोगे इसका एसिड के साथ। एसिड के साथ रिएक्शन करने में हम क्या देखते हैं, पहले ही पढ़ के आ रहे हैं हम, अभी जस्ट एसिड बेस एंड सोल्ट कराया था, मैंने पढ़ाया था अभी आपको, मेटल प्लस एसिड या मेटल प्लस अम्ल आपको क्या देता है, सोल्ट प्लस में H2 गैस देता है, यानी कि धातु प्लस में अम्ल क्या देता है आपको, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है। इसका एक रिएक्शन अभी मैंने किया था, Mg प्लस HCl है, तो ये क्या देगा आपको, MgCl2 प्लस में H2 गैस का रिलीज करके देगा। ठीक है, अब इसी में एक एक्सेप्शन और आता है। ठीक है, इसमें डबल एक्सेप्शंस आएंगे। सारे एसिड जो है किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या देंगे, H2 गैस रिलीज करके देंगे, ये आपके टिप्स पे रहना चाहिए। बट वहां क्या एक्सेप्शन निकल के आता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर H2 गैस को रिलीज नहीं होने देता। रीजन क्या है, HNO3 टूट के NO2 N2O बन जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, H2 गैस को एक तरीके से वहां से निकलने नहीं देता N2O NO2 की वजह से। और इसका भी एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या है, मैंगनीज और मैग्नीशियम Mn, ये दोनों ऐसे हैं जो इसके साथ फिर भी थोड़ा बहुत हाइड्रोजन निकाल देते हैं। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड लगती है। बट बेटा केमिस्ट्री की एक बात है कि इसमें कुछ ही एक्सेप्शंस है, आप इतनी देर से पढ़ रहे हो तो ज्यादा इलॉजिकल चीजें नहीं है, लॉजिक ये आपकी जनरल लाइफ से भी कनेक्ट हो पा रही है आज। इसमें क्या है, सारे मेटल सारे धातु एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या निकालेंगे, H2 गैस। HNO3 एक ऐसा एसिड है जो H2 गैस को निकलने नहीं देता, क्योंकि NO2 N2O ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये हाइड्रोजन को वापस से खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, पर HNO3 के साथ भी खिलाड़ियों का खिलाड़ी कौन है, बहुत हार्ड, कौन है बहुत हार्ड भाई, बूम भाई। तो ये क्या है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। अच्छा बहुत हार्ड, अरे हार्ड बेटा तभी लगते जब आप इसके कंसेप्ट आप बचपन से नहीं पढ़े। रीजन क्या है, आप फिजिक्स बचपन से मत पढ़ो, बायोलॉजी बचपन से मत पढ़ो, तो आपको क्या होता है, कोई दिक्कत ना है, रियल लाइफ से जुड़ी रहती है, समझ में आती रहती है। ठीक है, बट केमिस्ट्री में क्या केस होता है, अगर आपने 7th 8th से उसको नहीं पकड़ा है तो थोड़ा टाइम उसे समझने में लग जाएगा,
और आप एक दिन में केमिस्ट्री को खींचने की कोशिश करोगे ना, तो लाइफ दिमाग कनेक्ट नहीं कर पाता, आपको वही चीज हार्ड लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऐसा जब पढ़ते हो, आपको लर्न नहीं होता, याद करने का वैसे तो समझ में आ रहा है, हिस्ट्री पढ़नी अच्छी लगती है कई बार कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये पढ़ रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट जब याद करने का टाइम आता ना, तो डेट्स कनेक्ट नहीं हो पाती। 1978 1973, 1975 1875 पहुंच गया, 1845 पहुंच गया। ठीक है बेटा, कोरोना ने कुछ नहीं लिया, ये तो भूल जाओ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो कहते हैं ना कि जिस टाइम आप मौज मार रहे थे, पबजी खेल रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे थे, कैरी मिनाटी को टूटता हुआ देख रहे थे, कैरी मिनाटी को उठता हुआ देख रहे थे, उस वक्त कोई बच्चा ऐसा था जो यूट्यूब पे बैठ के पढ़ रहा था। और बहुत सारे टीचर्स ने कोरोना टाइम में पढ़ा। इवन मैंने भी अपना जो चैनल एक सही तरीके से स्टार्ट किया वो कोरोना टाइम में ही किया था। देन कोरोना चला गया तो मैंने भी थोड़ा सा छोड़ दिया, ड्रॉप डाउन कर दिया। तो मेनली मैं इसीलिए आया था कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उन्हीं के लिए मैं आया था पढ़ाने। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कोरोना पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते। कल को आपका इंटरव्यू हो, नंबर कम आए तो ये नहीं कहोगे सर कोरोना था। कोरोना सबके पास था, कई ऐसे बच्चे भी जिनके बहुत अच्छे नंबर आए। कोरोना था इसीलिए बच्चों को पास किया गया और इवन 600 आउट ऑफ 600 दिया गया। बट क्या उन्होंने नॉलेज ली? नहीं दी। आप कोरोना नहीं है, आपने स्कूल में जाके कौन सी बड़ी सी नॉलेज ले ली होगी? ठीक है, आप पढ़ते हो, रट्टू तोते बन जाते हैं, सबको इससे मतलब है कि बस नंबर आने चाहिए, दैट्स इट, एक दिन अच्छी जॉब मिल जाएगी, बात खत्म। आपको लगता है कि मुझे साइंस में जाना नहीं, मुझे साइंस से मतलब नहीं, बट आपने टाइम दिया, 1 घंटा अगर टाइम दिया साइंस को, तो आपको एटलीस्ट वो समझ में आनी चाहिए। कल को जब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो सबसे ज्यादा इसी को पढ़ोगे, जनरल साइंस, जनरल साइंस। तब वहां बोलते हो सर जनरल साइंस समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि साइंस आपका पीछा छोड़ देगी, कभी पीछा नहीं छोड़ती, रियल लाइफ में भी रहती है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे छोटा चैप्टर हमारे इस साल का, अदरवाइज सबसे बड़ा होता था, सबसे महंगा। महंगा मतलब सबसे ज्यादा नंबर इसी में इसी को बनाया जाता था, सबसे ज्यादा नंबर के, और समझने में भी सबसे ज्यादा मुश्किल यही चैप्टर होता था। बट आज हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट है क्या, एसिड सॉरी कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कार्बन की पहले शेल में 2 गए, दूसरे में 4। इसके पास क्या होता है, ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है यानी C4+ बना ले, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है यानी C4- बना ले। ऐसी क्या रीजन है C4+ नहीं बना पाता? ऐसा क्या रीजन है C4- नहीं बना पाता? तो C4+ बनाना इसके लिए इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही शेल बचेगी। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देगा, इसलिए C4+ कभी भी नहीं बनाता। कल मैंने बताया था जो भी ऐसा एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को करेंसी समझो, जो पैसे देता है वो फायदे में होता है, कोई पैसे फ्री फंड में नहीं देता। अगर आपके पास कर्जा नहीं है और आप डोनेशन कर रहे हो यानी आपके पास कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा है, चाहे आप 100 रुपए डोनेट कर रहे हो, चाहे 1000 रुपए डोनेट कर रहे हो, चाहे किसी का भला समझ के डोनेट कर रहे हो। अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं है तो आप कभी भी अपने पैसे डोनेट करने वाले नहीं हो, रेयरली, और जो करता होगा बहुत महान है मेरी नजर में। तो C4+ नहीं बना पाता क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देता। C4- क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि 6 प्रोटॉन है, अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लोगे तो 6 प्रोटॉन 4 यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉनों को वो उस तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। यही वजह है ये 4 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता, ना तो ये C4+ बना पाता है, ना ही ये C4- बना पाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है कार्बन। फिर क्या करेगा, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का मतलब होता है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी का मतलब होता है कि जहां पर अकेले आपसे बात ना बने वहां पर 2 लोग मिलके काम करते हैं। जैसे आप कई बार होता है कि यार मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है पर यार अकेले के बस की नहीं, तो आप अपने दोस्त के साथ मिलके या कोई रिश्तेदार के साथ मिलके कंबाइन होकर आप एक बिजनेस शुरू कर दो, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध, जिसमें बराबर बराबर का हिस्सा होता है। इसमें ये नहीं होता 70% आपका 30% मेरा, इसका मतलब होता है 50-50। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन आप दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आप दोगे। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, और याद रखना है इसमें डॉट स्ट्रक्चर पूछता है। डॉट स्ट्रक्चर या बिंदु संरचना का मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी एटम है उसका लास्ट, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, परमाणु संख्या 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर दिखा दिया, इस हाइड्रोजन का भी दिखा दिया, दोनों शेयर हो गए। और शेयर करने के बाद क्या बनाना है, इस सर्कल में ये आ जाना चाहिए और इसके सर्कल में ये आ जाना चाहिए। ये क्या कहला जाएगा, इसका डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास ऑक्सीजन का होता, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले में 2 गए, दूसरे में 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ऑक्सीजन आए और 6 जो है 6 आप बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, इसके 1 2 3 4 5 6, इनको इधर शेयर करने के लिए मैंने बना दिया है। अब आपने एक सर्कल बनाया, इसमें इसके दोनों आगे,
एक सर्कल बनाया, इसमें दोनों आ गए। ठीक है, ये किसका केस है भाई, आपके पास ऑक्सीजन का, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। ठीक है, ये बिंदु संरचना होगी। जैसे CH4 की बिंदु संरचना आ जाए, CH4 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, अंतिम कक्ष के सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है। कार्बन के 4, तो 1 2 3 और 4 दिखा दिए। 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैंने बना दिया चौथा हाइड्रोजन। जब ये बनेगा सर्कल, तो इस सर्कल में इसके चारों के आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 4। अगर मैंने 4 शेयर किए, मैंने बोला 50-50 का हिस्सा है, 4 शेयर किए तो टोटल कितने हो जाना चाहिए, 8। तो एक इसका, एक इस वाले हाइड्रोजन का, एक इस वाले का, एक इसका। अब हाइड्रोजन कहता भाई मैंने भी तो एक शेयर किया, तो कह रहा भाई ठीक है, इस हाइड्रोजन ने 1 शेयर किया तो इसके दुगने हो गए, इसने 1 शेयर किया इसके दुगने हो गए, इसने 1 शेयर किया इसके दुगने हो गए, ये दुगने हो गए। ये इसका क्या होता है, डॉट स्ट्रक्चर, बिंदु संरचना। बहुत ईजी पॉइंट है। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, तो इसका एक रीजन होता है कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन को बोलते हैं हम श्रृंखलन। कैटिनेशन का मतलब होता है एक एटम का अपने जैसे एटम, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाए। कोई भी 2 एटम कभी भी सेम नहीं होते, सिमिलर बोलते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, 2 जुड़वा भी है ना, उनको बोलेंगे एक जैसे दिखते हैं, ये दोनों एक ही हैं, आप कभी नहीं कहते दोनों भाई। जैसे आपके पास 2 बच्चे हैं, एक का नाम पंकज और एक का नाम प्रीतम हो, तो आप ये कह सकते हो कि भाई पंकज और प्रीतम दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। हमेशा जनरल लाइफ में ये नहीं बोलते पंकज प्रीतम एक ही तो है। ठीक है, ऐसे ही एटम है, 2 एटम एक जैसे दिख सकते हैं, एक पेरेंट से हो सकते हैं, बट एक जैसे और एक ही है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो 2 सेम टाइप के एटम जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, राधे राधे भाई, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, आबंध बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं इसे हम श्रृंखलन। ठीक है, ध्यान से सुन लो डेफिनेशन, किसी भी एटम की अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, अपने जैसे एटम के साथ आबंध बनाने की जो प्रकृति होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन बोल देते हैं, या फिर श्रृंखलन बोल देते हैं। सारे जैसे हाइड्रोजन के अपने साथ जोड़ने की है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, सारी गैसेज के पैर पे 2 लगता है। जनरली आप O लिखते हो, O को अकेला नहीं लिखते हो, O2 लिखते हो, H को अकेला नहीं लिखते, H2 लिखते हो, Cl को अकेला नहीं लिखते हो, Cl2 लिखते हो, क्योंकि जो गैसेज होती है वो जोड़े में आती है। ठीक है, तो यानी ये अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाती है। बट कार्बन की जो कैटिनेशन पावर होती है, कार्बन की जो श्रृंखलन क्षमता होती है, सबसे ज्यादा होती है। कार्बन अपने साथ बहुत बड़ी चेन बना लेता है, जैसे मालगाड़ी का डिब्बा। ठीक है, राधे राधे विवेक, मालगाड़ी का डिब्बे टाइप के बहुत सारे एक तरीके से कार्बन 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 जुड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ये केस होता है। ठीक, इसीलिए कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो भी बताता हूं मैं। पहले कैटिनेशन एक बार और रिपीट कर देता हूं। किसी भी एटम की, किसी भी परमाणु की अपने जैसे एटम, अपने जैसे परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता या नेचर, इसको हम क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन बोल देते हैं, या फिर श्रृंखलन बोल देते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कैटिनेशन सबसे ज्यादा, कैटिनेशन पावर या श्रृंखलन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन की होती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, कि कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी है 4, तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, यानी 4 अलग अलग से भी ये जाके जुड़ सकता है। ये 2 मेन प्रॉपर्टी है। पहला कैटिनेशन पावर यानी श्रृंखलन क्षमता, दूसरा इसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो 4 होती है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 4 हाथ हो तो आप 4 काम कर सकते हो, उस टाइप का समझो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है कि इसका फ्रेंडशिप नेचर होता है। फ्रेंडली नेचर का मतलब ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये क्लोरीन के साथ ही जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ ही जाके जुड़ेगा, ये बहुत सारों के साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम इनको, कि कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी, कैटिनेशन सबसे ज्यादा, जो इसके जो वैलेंसी होती है वो 4 है, कैटिनेशन सबसे ज्यादा, वैलेंसी 4, संयोजकता यानी कि 4 है, और एक जो सबके साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब इसी में हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड। कार्बन की जब कोई भी मदद नहीं करता तो उसकी मदद करने आता है हाइड्रोजन। जैसे CH4 लिखा आपने, मीथेन लिखा, कार्बन 2 कार्बन आ गए। ठीक है, अब इनके नाम जो है वो कहाँ से बनते हैं, अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। यहाँ तक पढ़ना है। अब मान लो आपके पास 3 कार्बन जुड़े हुए, तो 1 2 3, अगर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके नाम के पीछे क्या लगाएंगे, एन।
नाम देने का और भी नए फॉर्मूले होते हैं, बट आपको आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही चीजों को जोड़ना है। एक नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या प्लस में, दूसरा नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब है आबंध की प्रकृति। आबंध की प्रकृति का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है। अगर वो बॉन्ड डबल है या ट्रिपल है तो वहां पर एन, इन और आइन वाला केस आता है। पहले जरा इसको समझते हैं। 3 कार्बन है, अब इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी होगी, आपको 4 पूरी करनी है। एक पूरी हो गई तो कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे इसके साथ? 3। इसकी इस कार्बन की 1 और 2, एक इस तरफ पूरी हुई और एक इस तरफ पूरी हुई, तो कितने जोड़ोगे? 2 हाइड्रोजन। आप ओपन करके भी जोड़ सकते हो और कंबाइन करके H2 भी लिख सकते हो। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई? सिर्फ 1, तो 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम 1 2 3 के लिए क्या लगेगा? प्रोप। और हिंदी में भी इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप। और सारे बॉन्ड सिंगल है, सिंगल का मतलब क्या लगेगा इंग्लिश में? एन, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे? एन। तो फॉर्मूला नाम बन गया इसका प्रोपेन। हिंदी में भी आप इसे क्या लिखोगे? प्रोपेन ही लिखोगे, ठीक है। अगर मान लो एक बॉन्ड इसका डबल होता तो यहाँ पर एन की जगह पे क्या आ जाता? इन, तो इसका नाम क्या हो जाता? प्रोपीन, ठीक है। और अगर एक बॉन्ड ट्रिपल, अब देखो डबल होगा तो एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ कम भी हो जाएंगे, ठीक है। अब ट्रिपल वाला केस ले लेते हैं। मान लो 2 कार्बन है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई तो एक ही हाइड्रोजन जोड़ोगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई तो एक ही हाइड्रोजन जोड़ोगे। 2 कार्बन यानी कि इथ, ठीक है, इथ बोल लोगे। प्लस में जो आबंध की प्रकृति है, नेचर ऑफ बॉन्ड है, वो कैसा है? ट्रिपल है। ट्रिपल के लिए क्या लगाते हैं हम? आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन, ठीक है। समझ में आ गया? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। मान लो आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए इस कार्बन की, ये मान लो यहाँ डबल बॉन्ड, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी होगी? 2, तो 2 H लगेगी। इसकी कितनी पूरी हो गई? 3, तो 1 H लगेगा। इसकी कितनी पूरी हो गई? 2 H लगेगी। इसकी कितनी पूरी हो गई? एक इधर 2 लगेगी। इसकी 1 पूरी हुई तो कितने लगे? 3, तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगता है? पेंट। प्लस में क्या लगेगा? इन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पेंट प्लस में इन, दैट इज पेंटीन शैम्पू, तो ये हो जाएगा पेंटीन, ठीक है। ये केस आता है किसके केस में? इनके में। आप इसी में आपसे क्या पूछता है? जनरल फॉर्मूला समझना जरा। 3 फैमिली है इनकी, एल्केन यानी अगर सारे बॉन्ड सिंगल है, एल्कीन हिंदी में भी यही बोलते हैं इसलिए इनको मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, और एल्काइन। एल्केन का मतलब सारे सिंगल, एल्कीन का मतलब एक एटलीस्ट एक डबल होगा, और एल्काइन का मतलब एटलीस्ट एक ट्रिपल होगा, ठीक है। तो एल्केन में क्या आएगा फॉर्मूला? जितने भी कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन और उसमें 2 जोड़ दो, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? जितने भी कार्बन है उसका दुगना, और एल्काइन का क्या है? जितने भी कार्बन है उसके दुगने में से 2 कम कर दो। ये इनका फॉर्मूला है। यानी कि अगर आपसे सीधा पूछे पेंटेन का फॉर्मूला बनाओ, ठीक है भाई वॉल्टर पार्कर, मान लो आपसे पूछा पेंटेन का फॉर्मूला, तो आपने कहा 5 हाइड्रोजन होते हैं, पेंट का मतलब आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 5 का दुगना 10, 10 प्लस 2 12, और वहीं पर आपसे बोलता पेंटाइन बताओ, तो पेंटाइन का मतलब 5 हाइड्रोजन होने चाहिए, पेंट का मतलब 5, और आइन मतलब ट्रिपल है यानी 3 है। 3 है तो दुगने में से 2 कम कर दो, तो दुगना 5 दूनी 10 में से 2 कहे तो 8। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? पेंटाइन का। इस तरीके से हम फॉर्मूले निकालते हैं इनके, ठीक है। और हर ग्रुप का एक होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि जैसे एल्केन है, पूरी एक फैमिली है, तो इनके हर 2 साथ वाले मेंबर्स के बीच में कितने कार्बन और हाइड्रोजन का फर्क होता है। जैसे मान लो आपके पास केस है, एल्केन फैमिली का देख लेते हैं, बाकी सबका सेम ही आता है। ये एल्कीन का देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास मीथेन है, मीथेन ध्यान रखना मिथीन और मिथाइन कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास मान लो इथीन है, इथीन हो गया C2H4, और प्रोपीन हो गया C3H6, ब्यूटीन हो गया C4H8, ठीक है। और आपके पास लास्ट पेंटीन बनाते हैं C5H10। अब 2 साथ वाले जो मेंबर है उनके बीच में कितने कार्बन और हाइड्रोजन का फर्क है? अब देखो इन दोनों में कितने कार्बन का फर्क है? 1, और कितने हाइड्रोजन का फर्क है? 2। इन दोनों में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इन दोनों में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है होमोलोगस सीरीज है, अगर होमोलोगस सीरीज में
दो एडजेसेंट मेंबर के बीच में, दो साथ वाले जो मेंबर होते हैं उनके बीच में कितने कार्बन और हाइड्रोजन का फर्क आता है, तो आप क्या बोलोगे CH2 का, ठीक है। और उसके बीच में ऐसे लगा देना बॉन्ड, एक CH2 का ही फर्क आता है। CH2 जोड़ते जाओ, नए आपको मिल, इसमें CH2 जोड़ो ये मिल जाएगा, इसमें CH2 जोड़ो ये मिल जाएगा, इसमें CH2 जोड़ो ये मिलता जाएगा, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है 4th चैप्टर का, आइसोमर्स। आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, समावयव बोलते हैं इसे हम। आइसोमर्स या जो इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी सारे ज्यादा है। समावयव या आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। केमिकल फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोमर बोल देते हैं। जैसे आपके पास पेंटेन है, पेंटेन C5H12 एल्केन के लिए बनाते हैं हम, तो कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, 12 कैसे आएंगे, 3H 2H 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, ये हो गए। अब इसमें क्या है, चेन देखते हैं, चेन होती है सबसे बड़े वालों की, ये सबसे बड़े में कितने आ गए 5। अब मान लो आप बोलते हो जरूरी है मैं कार्बन ऐसे जोड़ दूं, एक कार्बन को मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ, इस केस में चेन कितने की हो गई, 4 की, CH3 CH CH2 और CH3 और इधर भी CH3, 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12, 3 3 6 और 6 12। तो फॉर्मूला अभी भी सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसी में एक तरीका क्या हो सकता है, आप कार्बन को इस तरीके से जोड़ दो, ठीक है, CH3 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 CH3। अब चेन का क्या केस है, सर आपने चेन बताई, चेन हमने पढ़ी नहीं है, तो चेन बेटा क्या है, आपको क्या देखना है, लगातार बिल्कुल साथ में सबसे बड़े कहाँ जुड़ते हैं, देखो इसमें सबसे बड़ी चेन ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, इनको तीनों को साथ जोड़ दो, या ऐसे भी हो सकती है। जैसे इसमें सबसे साथ वाली चेन क्या है, ये, ठीक। इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 6 कार्बन है, ठीक है, 5 और 6 कार्बन। अब मैंने बोला इसमें सबसे बड़ी चेन बनाओ, तो आप कहते हो सर चेन ये भी हो सकती है क्योंकि लगातार आप पीछे मुड़ के नहीं आ सकते, ये वाला केस है। आप कहते हो इधर से भी 4 हो सकती है, ठीक है। या फिर आप कहोगे सीधी मैं ले लूं, तो यहाँ पर कितने की बन रही है, 6 की, तो सबसे बड़ी वाली ढूंढनी है, सॉरी 5 की बन रही है, तो सबसे बड़ी वाली 1 2 3 4 5, तो ये सबसे बड़ी चेन हो गई। इसको हम क्या नाम दे देंगे फिर, साइड चेन या फिर ब्रांच या फिर श्रृंखला बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, साइड चेन, ब्रांच या फिर श्रृंखला, ठीक है। ये इसका केस हो जाता है। तो चेन के बेसिस पे हम कर देते हैं। अब चेन में नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है, कैसे, जैसे आपके पास ये मान लो 6 का केस होता है, 6 दूनी 12 और 2 14, C6H14 किसका केस है, हेक्सेन का। तो क्या बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले कार्बन बनाओ, हाइड्रोजन अपने आप पूरे करने सीख जाओगे, ठीक। आपने कहा सर 6 की बन गई, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ, 5 की बना दो और एक बार कार्बन यहाँ लगा दो, एक ये केस हो गया। दूसरा केस क्या हो, तीसरा केस क्या हो सकता है, इसको बीचों बीच लगा दो। अब इन दोनों में फर्क क्या दिख रहा है भाई, चेन इसमें भी 5 की है, सबसे बड़ी इसमें भी 5 की है, बट इसमें जो ब्रांच है वो कौन से सबसे कम तरफ से गिनते हैं, पहले दूसरे नंबर पे है। और इसमें किस तरफ है, पहले दूसरे तीसरे, किसी भी तरफ से गिनो किस नंबर पे आएगी, तीसरे पे आएगी। तो जहां ब्रांच जो है वो नंबरिंग बदल लेती है, उसकी वजह से भी चेन पे फर्क पड़ जाता है। तो 3 तो ये बन गए हेक्सेन के, हाइड्रोजन पूरे कर लेना। नेक्स्ट है इसमें क्या बन सकता है, 4 की चेन बना के एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, तो इसमें क्या फर्क आ गया, चेन 4 की बन गई, साथ ही साथ ब्रांचेस कितनी है, डबल है, ठीक है। और इसमें क्या केस आएगा, 1 2 3 4 और ये भी। अब इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में 4 4 की चेन है, बट यहाँ पर जो है एक दूसरे नंबर पे है, एक तीसरे नंबर पे है, और जबकि इसमें क्या है, दूसरे नंबर पे ही डबल ब्रांच है, इसमें दूसरे नंबर पे डबल ब्रांच है, इसमें एक ब्रांच दूसरे पे, एक ब्रांच तीसरे पे। ये क्या है, आइसोमर है। इन सब का नंबर ऑफ कार्बन इसमें सेम है, हाइड्रोजन भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेम मिलेंगे, केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट जो स्ट्रक्चर्स है वो सारे डिफरेंट है, इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, समावयव। और यहाँ से आपका 4th अध्याय समाप्त होता है और लास्ट अध्याय स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब, या तत्वों का आवर्गीकरण का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का रीजन क्या था, या क्लासिफाई आप क्यों करते हो चीजों को, क्योंकि आप चीजों को समझना चाहते हो, जल्दी से चीजें समझ में आ जाए, कभी आपको कोई जरूरत हो। आप अपने घर में भी जो आपकी अलमीरा वगैरह होती है उसमें सही से कपड़े रखते हो कि भाई कल को अचानक से कहीं जाना पड़ जाए तो वहां जल्दी से कपड़े मिल जाए, नए हो पुराने हो कैसे भी हो। घर में भी मम्मी के कपड़े अलग, पापा के अलग होते होंगे, आपके कपड़े अलग होते हैं, और रीजन इसका सिंपली क्या होता है,
सो दैट कि आपको बाद में इजी हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करना एलिमेंट्स की तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक एक जो साइंटिस्ट है वो अपने साइंटिस्ट की जो लाइफ होती है, अगर कोई रियल में साइंटिस्ट बन जाता है उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो पूरी ओवरऑल जो ह्यूमन रेस है, ह्यूमन की जो रेस है, ह्यूमन रेस का मतलब नहीं कोई भाग रहा है, हेलो बेटा गुड इवनिंग, वो नहीं, यानी कि जैसे दवाई वगैरह हो गई या मेडिकल इंडस्ट्री के अलावा आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह हो गई, इन चीज़ों को भी वो एकदम में चेंज कर सकते हैं। यही वजह क्या है कि आपके लिए साइंटिस्टों के लिए टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए, इसलिए क्लासिफिकेशन की नीड होती है। सबसे पहले क्लासीफाई किया डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने एक तरीका दिया जिसे हमने बोला गया, गुड इवनिंग, जिसे हमने बोला कि त्रिक बोला था, ट्राइड्स बोले थे। ट्राइड या त्रिक क्या होते हैं कि आपको उनके टाइम में 29 एलिमेंट्स थे। डोबेराइनर सबसे पहले डोबेराइनर आए थे, डोबेराइनर के टाइम में 29 एलिमेंट्स थे, और इन्होंने तीन का ग्रुप बनाया, तीन का ट्राइड बनाया, तीन का समूह किस तरीके से बनाया कि अगर आपके पास तीन एलिमेंट है ए बी और सी, इनको इस तरीके से अरेंज करना है आपको कि ए और सी का जो भी मास होता है उसका एवरेज किसके इक्वल आ जाए, बी के मास के इक्वल आ जाए। यानी कि मान लो आपके पास ए का मास अगर 30 था, बी का मास 20 था और इसका मास 26 था। ठीक है, तो आपने एबीसी को अरेंज कर रखा है, और 30 + 20 इसका डिवाइडेड बाय 2 अप्रोक्सीमेटली आएगा 25। 25 26 के आसपास है, तो ये इन तीनों का ग्रुप ट्राइड कहलाएगा। अगर आप इनको मान लो ऐसे अरेंज कर देते, ए ऊपर सी नीचे बी बीच में, तो ए का 30 था, सी का आ जाएगा बेटा 20, इसका 26, तो ये क्या है 30 + 20 और 6 26, 56 का हाफ हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 28। 28 20 से बहुत दूर है, तो ये ट्राइड नहीं कहलाए। तो ट्राइड का त्रिक का रूल क्या था, ट्राइड का त्रिक का रूल क्या है कि जो एलिमेंट्स है उन तीनों एलिमेंट्स को ऐसे रखना है कि पहले और तीसरे का जो मास का एवरेज निकलेगा वो किसके इक्वल आ जाए, बीच वाले के इक्वल आ जाए, तो उसे हम क्या नाम देंगे, ट्राइड नाम देंगे। अब उनके फेलियर क्या थे, वो 29 एलिमेंट्स है, 29 एलिमेंट्स में भी वो सब पे रूल नहीं लग पाया, और वो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइड बना पाए। बाद में आके इतने ज्यादा एलिमेंट्स आपके पास आज के टाइम में 118 है, जो कि अभी भी आपकी बुक्स में, अदरवाइज 120 की भी बात चल रही है। तो अगर आप 120 अप्रोक्स मान लो तो 40 ग्रुप बनेंगे, जिनको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसलिए डोबेराइनर की थ्योरी बाद में आके फेल हो गई। पहली बात, सिर्फ 3 ग्रुप बना पाए। ठीक है, दूसरी बात, ये सब पे रूल नहीं लग पाया। ठीक है, यही रीजन है कि डोबेराइनर की जो थ्योरी है बाद में आके फेल हो गई। इस पे आपसे प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा सकता है कि सिद्धांत क्या था डोबेराइनर का। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड ने थ्योरी दी थी ऑक्टेव की। न्यूलैंड की ऑक्टेव थ्योरी क्या थी, न्यूलैंड की ऑक्टेव थ्योरी थी बेटा कि उनके टाइम में 56 एलिमेंट्स हो गए। ध्यान रखना, एलिमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसके टाइम में कितने एलिमेंट्स थे। तो न्यूलैंड्स के टाइम में बेटा 56 एलिमेंट्स थे। ठीक है, न्यूलैंड के टाइम में 56 एलिमेंट्स थे, और 56 एलिमेंट पे उन्होंने किसके बेसिस पे रखा, म्यूजिक टोन्स के बेसिस पे रखा। ठीक है, ध्वनि के जो सुर के संगीत होते हैं उनके बेसिस पे रखा था उन्होंने। ठीक है, और उनके बेसिस पे कैसे, जैसे आपको पता है 7 सुर होते हैं। ठीक, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 7 सुर थे। उन्होंने इसको ऐसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लिखना शुरू किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास का मतलब है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे लिख दिया था। ठीक है, 1 मिनट बच्चों।
सॉरी बच्चों। तो नेक्स्ट क्या था उन्होंने, ये 7 सुर होते हैं, जैसे पाश्चात्य संगीत ले लो, वहां पर भी डोरे मा फासी करके होता है, हमारे यहाँ सा रे गा मा पा धा नी वापिस सा आ जाता है, ठीक है। तो उनके टाइम में 56 एलिमेंट थे। अब आप ये मान लो आपके पास 56 बुक्स है, और उन बुक्स को आप किस ऑर्डर में रख सकते हो, बढ़ते हुए मास के ऑर्डर में रख सकते हो, द्रव्यमान के ऑर्डर में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले सबसे हल्का, फिर भारी, फिर भारी, फिर भारी, फिर भारी, फिर भारी, ये एक रो जैसे ही भरेगी, नेक्स्ट 8वां यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे ही ये चल चल के उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, म्यूजिक टोन्स या पाश्चात्य संगीत के सुरों के आधार पर उन्होंने टेबल बनाई, और उस टेबल में उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को या तत्वों को रख दिया, ठीक है। तब उन्होंने क्या बोला, अगर हम इस ऑर्डर में रखते हैं, रखने के बाद हर एलिमेंट अपने से 8वें के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। अपने से 8वां यानी मैं पहला खुद, यानी ये है, तो ये खुद पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी अपने से 8वें के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। इसीलिए इसको न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल कहते हैं, अष्टक सिद्धांत। ऑक्टेव मतलब 8वें के साथ प्रॉपर्टी जो है वो मैच करती है, अष्टक सिद्धांत, इसलिए इसका नाम दिया गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी अपने से 8वां, अपने से 8वां, अपने से 8वां, ठीक है। अपने से 8वें के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्टेव रूल है। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था, ठीक है, समझ में आ गया। अब न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दे दिया, बड़ा खुश हुआ, और बहुत घमंडी थे वो अपने टाइम में। इनका नाम इसलिए याद रखना कि ये घमंडी है। घमंडी में उन्होंने क्या बोला कि 56 एलिमेंट से आगे एलिमेंट नहीं ढूंढे जाएंगे, पहली खामी। 56 तत्व से आगे एलिमेंट ढूंढे ही नहीं जाएंगे, आज के टाइम में उसके दुगने से भी ज्यादा है। दूसरा, उन्होंने क्या किया, उनका खुद का रूल सिर्फ शुरू के ही एलिमेंट्स पे लगा, बाकी के एलिमेंट्स में नहीं लग पाया। तीसरा, उन्होंने इनको बढ़ते क्रम में रखा था, फिर भी उन्होंने कोबाल्ट और निकल के साथ ऐसा किया था कि आगे पीछे रख दिया, जो हैवी है उसको पीछे रख दिया और जो हल्का है उसको आगे रख दिया, क्योंकि बढ़ते पे बढ़ी है। जैसे मान लो आपके पास 8 लिखा है, 9 लिखा है, तो आपको पढ़ा है ये छोटा है तो इसको पीछे रहना चाहिए, बट उन्होंने क्या किया, 9 को यहाँ लिख दिया, 8 को ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके का उन्होंने एक जगह कोबाल्ट और निकल में प्रॉब्लम की थी। तो उनकी 3-4 जो मेन खामी, पहला उन्होंने ये बोला 56 एलिमेंट से ज्यादा नहीं ढूंढे जाएंगे, पहली खामी। दूसरा, उन्होंने ये बोल दिया कि जो उनका जो खुद का रूल है वो सिर्फ हल्के वालों पे लगा, बाकी आगे नहीं लग पाया। तीसरा, उन्होंने हल्के वालों को आगे रख दिया और भारी वालों को पीछे रख दिया। ये उनका तीसरी जो सबसे बड़ी खामी थी, ये थी। न्यूलैंड के बेसिस पे देखो, पर सबके ही इनके बारे में पढ़ क्यों रहे, क्योंकि बेटा इन सब की वजह से ही क्लासिफिकेशन हुई है, इनका रोल है। इनको देख के फिर मेंडलीफ आए। मेंडलीफ ने क्या देखा, एनालाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके टाइम में, मेंडलीफ के टाइम में, मेंडल और मेंडलीफ में फर्क है भाई, मेंडलीफ अलग है और मेंडल अलग है। मेंडलीफ के टाइम में 63 एलिमेंट से 63 तत्व थे। 63 एलिमेंट्स को उन्होंने रखा कि इनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ रिएक्शन कराया, कार्ड बनाया, कार्ड पे नाम लिखे और उनको जैसे आपके पिन बोर्ड होता है ना, उस टाइप के बोर्ड में लगा के रख दिया, सबको रिएक्शन करवा के देखा। इस बेसिस पे उन्होंने अपनी एक टेबल बनाई, उसमें उनकी टेबल का रूल पूछ लेता है 1 नंबर में, व्हाट इज द लॉ ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है या रूल क्या है या प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ऐसे ही पूछा, लॉ, प्रिंसिपल, आपसे जो भी बोले। तो उसमें क्या रूल होता है, अगर कोई भी जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी आ जाना, आवर्तीकरण, ठीक है। आवर्त का मतलब बार बार कन्फ्यूज, आवर्त का मतलब क्या है बेटा, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, आपके क्लासेस के पीरियड लगते हैं। क्यों पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि फिक्स टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं, रिपीट होने वाले, अगले दिन फिर रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी जब एक फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। आवर्त क्या बोलते हैं, आवर्तीकरण बोल देते हैं। कोई भी अगर जैसे मान लो कि आप देखते हो यहाँ पर ये लिक्विड है, आप घूम के गए 7वें पे फिर लिक्विड आ गया, फिर आगे घूम के गए 7वें पे फिर लिक्विड आ गया, फिर आगे घूम के गए 7वें फिर लिक्विड आ गया। तो यानी एक फिक्स टाइम के बाद या फिक्स इंटरवल के बाद कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज अपने आप को रिपीट करती है, तो उसको हम पीरियोडिसिटी बोल देते हैं या आवर्तीकरण बोल देते हैं, ठीक है। तो मेंडलीफ ने क्या कहा, अगर हम बढ़ते हुए क्रम में रख दे, अगर हम बढ़ते हुए क्रम में रख दे तो पीरियोडिसिटी वहां पर हमें प्रॉपर्टीज की देखने को मिलेगी। जैसे कि कहने का मतलब, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट इज ड्यू टू देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने बोला एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में जो पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, सिमिलैरिटी देखने को मिलती है फिक्स टाइम के बाद, वो किसकी वजह से है, उनके मास की वजह से, उनके द्रव्यमान की वजह से। इंग्लिश वाले पहले ध्यान से सुने, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट इज ड्यू टू देयर एटॉमिक मासेस। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं, तत्वों के गुणधर्म जो उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी देखने को मिलेंगे, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं।
यानी परमाणु द्रव्यमान की वजह से वो आपको बार बार सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। आज की टेबल में और मेंडलीव की टेबल में सिर्फ इतना ही फर्क आया कि मेंडलीव की टेबल में उन्होंने मास लिया और आज की टेबल में हमने नंबर लिया। हम वहां बोलते हैं पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू देयर एटॉमिक मास, और आज की टेबल में बोलते हैं पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन थे। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सॉरी जो आपकी मॉडर्न वाली है आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या बोल देंगे, जो तत्वों के गुणधर्म है उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। यानी मेंडलीव और मॉडर्न, अगर इन दोनों में हम कंपटीशन करें तो मेंडलीव में आप क्या बोलोगे, ड्यू टू देयर एटॉमिक मास, और यहाँ क्या बोल दोगे, एटॉमिक नंबर। सिर्फ इतने का फर्क आएगा। यहाँ आप द्रव्यमान लिखोगे तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, संख्या। सिर्फ ये फर्क है, बाकी सारी चीजें एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपका डिफरेंस। अब मेंडलीव की टेबल इतनी क्यों चली? पहली बात, मेंडलीव ने एक तरीके से कठोर घनघोर भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने जगह खाली छोड़ दी। एक तो ये कह देना कि उन्होंने, जैसे मान लो आपके पास टेबल है और आप देख रहे हो कि हाँ भाई, डोबेराइनर को देखा मैंने, बेचारे के 29 थे 56 हो गए, और मैंने खुद को देखा 56 से 63 हो गए, और आपने ये कह दिया कि ढूंढे जाएंगे, वो एक अलग चीज है। और उन्होंने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना, इसके बीच में एक स्पेस छोड़ दिया, हाँ भाई यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। नोबल गैस मिले, अकेरिया गैसेस मिले, जिनका यूज किया जाता है आज के टाइम में, और उसका यूज करते हैं, क्या करते हैं आज के टाइम में कि भाई जो नोबल गैसेस है उनसे, जैसे कि लाइट्स वगैरह जो है और कैंसर वगैरह है, उसमें कई जगह पर यूज किया जाता है। तो नोबल गैसेस मिले, उसके लिए उन्होंने एक अलग से कॉलम छोड़ रखा था। नोबल गैसेस को बिना किसी भी जो टेबल है, टेबल को बिना खराब किए हमने उन नोबल गैसेस को उठा के वहां पे रख दिया। जैसे आप अपने घर में सामान बनाते हो, भाई यहाँ पर कुछ आया तो मैं यहाँ रख दूंगा एज इट इज, आपको सामान इधर उधर ना करना पड़े, तो वो ज्यादा अच्छा है। आपका तो अरेंजमेंट अच्छी की गई। ऐसे ही यहाँ पर है कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में इस खाली स्पेसेस छोड़े, जो कि इजीली बाद में फिल कर दिए गए जब नए एलिमेंट्स वहां पर ढूंढे गए। दूसरी बात, उनका रूल ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उन पे लग गया था। तीसरा, जो उनके जो टेबल थी वो काफी एक्यूरेट थी, आज की टेबल को भी काफी मैच करती है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है, रूल सबने फॉलो कर लिया। उनकी टेबल में 6 पीरियड थे और आपके 8 ग्रुप थे। 6 पीरियड का मतलब 6 आवर्स, ऐसे ये रो कितनी थी, 6 थी, इस तरीके की 6, और ऐसे में लेके चलोगे तो टोटल कितने थे, 8। तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड, यानी 6 आवर और 8 समूह थे। ठीक है, किसकी टेबल में, मेंडलीव की टेबल में। आज की टेबल में 18 ग्रुप है, 18 समूह है और 7 आवर्त है। ठीक है, और 2 टेबल अलग है, 14 की टेबल अलग। ठीक है, आज की टेबल में कितने हैं, 18 ग्रुप, 7 पीरियड यानी 7 समूह। गुड इवनिंग वॉल्टर पार्कर। ठीक है, और नीचे आप बोलोगे 14 की जो टेबल है वो अलग, 14 की 2 रोज अलग रखी हुई है। ठीक है, मेंडलीव से गलती क्या हो गई भाई, पहले मेंडलीव के टाइम में आइसोटोप्स नहीं थे, यानी समस्थानिक नहीं थे। आइसोटोप से समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका पीरियोडिक एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है, बट उनका मास जो है अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन एक टाइप का नहीं पाया जाता, दुनिया में 3 टाइप का हाइड्रोजन पाया जाता है, एक हल्का, उससे भारी, उससे भारी। अब उनकी जो टेबल है वो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ी हुई, सेम न्यूलैंड की तरह थी, बट न्यूलैंड और इसमें थोड़ा सा एक अलग सा रूल आ गया था, उसमें उन्होंने दोरेमा फांसी नहीं लिया था, उसमें अलग केस लिया था। तो उसमें रूल में क्या है, आप आगे बढ़ रहे हो तो भाई अगर सबका मास अलग अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन पाए गए, मेरे पास अलग हाइड्रोजन, आपके पास अलग हाइड्रोजन है, तीसरे पर्सन के पास अलग हाइड्रोजन है, तो तीनों को आपको अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा, जो कि गलत है। ठीक है, समझ में आया? इसका कहने का मतलब है भाई मेंडलीव ने जो टेबल बनाई उनकी टेबल में आपने बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। अब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में, गुड इवनिंग भूषण, अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो क्या होगा, आपने जैसे मैं बता देता हूँ 1H1 1H2 1H3 ये तीनों मिलते हैं, तो अब इन हाइड्रोजन को आप एक जगह नहीं रखोगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो एक हाइड्रोजन आपको 3 बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 3 अलग अलग जगह दे दी, जो कि गलत है। तो सबसे बड़ा फेलियर का रीजन क्या था कि बाद में आइसोटोप्स मिल गए। आइसोटोप्स यानी समस्थानिक, यानी एक एटॉम जो है एक से ज्यादा स्टेट्स में पाया जा रहा है। एक से ज्यादा स्टेट का मतलब यानी कि उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, न्यूट्रॉन पे फर्क आ रहा है, उसका मास क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। जैसे आलू है, आलू आपको देखने को मिल रहा है, तीनों ही आलू है, एक का वेट अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, और मैंने कहा इनको ना वेट के बेसिस पे रख दो, तो आप तीनों आलू को 3 अलग जगह पे रखोगे, जो कि गलत है। वेट के बेसिस पे रखोगे तो अलग रखना पड़ेगा, एक फेलियर। दूसरा, हाइड्रोजन 2 लोगों से मैच करता है। 2 लोग मैंने क्यों कहा, 2 ग्रुप से। एक ऐसा ग्रुप, हाइड्रोजन आपको पता है +1 भी बनाता है, -1 भी बनाता है। +1 बनाता है तो मेटल के साथ रखो, सोडियम, पोटेशियम, ये +1 वाली है।
ठीक है, -1 बनाता है तो हैलोजन के साथ रखो, फ्लोरीन क्लोरीन ये -1 बनाते हैं, उन्होंने उठा के किसके साथ रख दिया था, मेटल के साथ, +1 वालों के साथ। तो ये एक तरीके का गलत बात है, क्योंकि भाई जब वो +1 मिलता है तो आप -1 भी मिलता है तो आप उन्हें किधर रखोगे, या तो इधर रखो उधर रखो। आज की टेबल में क्या किया गया है, उसको हाइड्रोजन को अलग से ही रखा गया है। आप टेबल देखोगे ना तो उसमें इस तरीके के ग्रुप है और उसमें अलग से यूं लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, ये केस है। तो दो मेन रीजन क्या मिले आपको देखने को, पहला आइसोटोप्स मिल गए, समस्थानिक मिल गए, यानी एक ही एटम को एक से ज्यादा जगह पे रखा गया। दूसरा केस क्या मिला आपको देखने को कि जो आपका हाइड्रोजन था उसे सही जगह नहीं दे पाया, जो सही पोजीशन है उसको नहीं रख पाया। तीसरा, इनके साथ भी वो न्यूलैंड वाला रूल हुआ कि आगे पीछे रख दिया, प्रॉपर्टी को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, इन्होंने इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी कि बढ़ते क्रम में रख पा रहा हूं नहीं रख पा रहा। इनके 3 ऐसे पेयर बने जहां पर इन्होंने क्या किया, हैवी वाले को पीछे रख दिया और हल्के वाले को आगे रख दिया, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो उस तरीके से चल रही थी, ठीक है। तो इनके 3 मेन ये इनकी एक तरीके से खामियां थी। अब लास्ट जो हमारे पास आ रहा है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, संयोजकता का मतलब क्या होता है। वैलेंसी या संयोजकता का मतलब क्या होता है, आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हो या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हो एटम को बैलेंस करने के लिए, दैट इज नोन एज वैलेंसी या संयोजकता। हिंदी में से क्या नाम देते हैं, संयोजकता, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी +1 भी है -1 ही है। एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसकी वैलेंसी +3। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या डोनेट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज वैलेंसी या संयोजकता, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, यानी 18 समूह है, 7 आवर्त है, यानी 7 पीरियड है, ठीक है। टोटल 118 एलिमेंट्स है और इन ग्रुप के अलावा 2 अलग से 14 की टेबल हमने रख रखी है, सो दैट की पीरियोडिक टेबल खराब ना हो जाए, इसलिए उसको हमने अलग से रख रखा है। 18वां ग्रुप को बोलते हैं हम नोबल गैसेज, अक्यूरिया गैसेज, जो पूरी तरीके से फुलफिल होते, जनरली रिएक्शन नहीं करती, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपसे टॉपिक क्या पूछेगा, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। कैटायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, यानी कि Na+ किससे बना है, Na से। एनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं धनात्मक आयन और इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक आयन। धनात्मक, धन मतलब प्लस, ऋण मतलब आपके ऊपर कर्जा है यानी कि माइनस, ठीक है। दीज आर कैटायन एंड दीज आर एनायन, इसको हम बोले धनात्मक आयन, इसको हम बोले ऋणात्मक आयन। अब क्वेश्चन क्या बनता है, जो धनात्मक आयन होता है, कैटायन होता है, अपने एटम से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो साइज क्या होगा इसका, छोटा हो जाएगा। क्यों, जब भी प्लस ज्यादा होगा, प्लस का मतलब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लग जाएंगे, ज्यादा तेजी से सेंटर की तरफ खींचेंगे। स्ट्रक्चर एटम कैसा होता है, बीच में प्लस है, प्रोटॉन्स है और यहाँ पर इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स से अपनी तरफ खींचेंगे और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि भाई जब भी ये जैसे सोडियम लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ये दोनों बैलेंस होते हैं। बट जैसे इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, बट प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11 के 11 है, ठीक है। तो क्या देखोगे, हर इलेक्ट्रॉन पे पहले 1 प्रोटॉन का असर था, अब 1 से ज्यादा का है, तो क्या बोलते हो कि बेटा कैटायन का साइज या धनात्मक आयन का साइज अपने पेरेंट एटम से, जिससे भी वो बना है, उससे क्या होता है, छोटा होता है। रीजन मेन इसमें जो लाइन आती है वो क्या आती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। आप बोलोगे जो आपका क्या कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज होता है, नाभिकीय आवेश होता है, प्रति इकाई बढ़ जाता है, नाभिकीय आवेश प्रति इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ रहा है, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो पहले के मुकाबले इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन का फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर इनका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। उल्टा केस ये है, यहाँ पर मान लो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, इसने 1 एक्स्ट्रा ले लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप देख रहे हो पहले 1 प्रोटॉन का असर था, अब 1 से कम का है, तो पर इलेक्ट्रॉन पे 1 से कम प्रोटॉन का एक तरीके से चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो डिक्रीज हो गया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे, प्रति इकाई इलेक्ट्रॉन या प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश क्या हो गया, कम हो गया। इसमें पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो नाभिकीय आवेश बढ़ चुका है, और इसमें प्रोटॉन कम हो चुके हैं तो नाभिकीय आवेश क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए साइज क्या हो जाता है, इनका बढ़ जाता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं छोटी सी लाइन में। कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि प्रति इकाई इलेक्ट्रॉन जो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज है नाभिकीय आवेश से वो बढ़ गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या आएगा,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है, प्रति इकाई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिकीय आवेश लग रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ कम हो गया। अगर प्रोटॉन कम है साइज बढ़ जाएगा, कंट्रोल करने वाले कम होंगे, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा होंगे तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये केस आता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट केस जो आता है, अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज पे क्या फर्क पड़ता है, साइज बढ़ेगा तो मेटलिक कैरेक्टर धात्विक नेचर बढ़ेगा, साइज घटेगा तो मेटलिक कैरेक्टर या धात्विक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेफ्ट राइट जाते हो साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे दूसरे पीरियड में आते हैं। इन सब के पास दो ही सेल है, सेम सेल है, और इलेक्ट्रॉन भी सेम सेल में ऐड होते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो रीजन क्या दोगे, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट का मतलब बाएं से दाएं मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, किसी भी आवर्त में, तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन सेम कक्ष में, समान कक्ष में ही जुड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर से बताता हूं, लेफ्ट से राइट गए, बाएं से दाएं गए, न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सेम कक्ष में ही ऐड हो रहे हैं। इसमें दूसरे में 1 होता है, इसमें दूसरे में 2 होता है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, 7, 8। ठीक है, कैसे लिख रहा हूं मैं भाई, एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का, पहले में 2 दूसरे में 1, बेरिलियम का 4 होता है, पहले में 2 दूसरे में 2, ऐसे इसमें पहले में 2 दूसरे में 3, तो इनके सब सेल में पहले में तो 2 है, दूसरे में 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो आप देख रहे हो लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नीचे आओगे, जब किसी पीरियड में नीचे आओगे उसके केस में क्या होगा, नई सेल बढ़ती है। जैसे लिथियम है, लिथियम के साथ नीचे पाया जाता है सोडियम, उसके नीचे पाया जाता है पोटेशियम। सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 8 चौथे में 1। इसके पास 3 सेल है, इसके पास 4 सेल है, इसके पास सिर्फ 2 सेल है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप घेरी बनाते हो, एक सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, अगर इस तरीके से सर्कल बढ़ेगा तो साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में, तो क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यू सेल, नया कक्ष जुड़ जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर साइज बढ़ेगा तो मेटलिक कैरेक्टर धात्विक कैरेक्टर बढ़ेगा, साइज घटेगा तो मेटलिक कैरेक्टर धात्विक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, घटेगा तो डिक्रीज और बढ़ेगा तो इंक्रीज। ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इस वाले केसेस। ठीक है, कई बार आपसे पूछता है बताओ उसका ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं, अगर आपका एटॉमिक नंबर दे रखा है 13, 13 का मतलब क्या है, पहले देखो 2 8 3, 3 बन गए, तो ये कौन से पीरियड में आता है, तीसरे पीरियड में। ठीक है, समझ में आया, जितनी सेल होती है, जितनी कक्ष होती है, उसी पीरियड का है। एग्जाम्पल जैसे 18 आपका लिख देता हूं, 19 लिखा था आपने, 2 8 8 1, तो टोटल कितने हो गए, 4 सेल है, तो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, चौथे से। ठीक है, और आप मूव करना स्टार्ट करो, आपके पास 18 ग्रुप है ना, मूव करो। यहां पर ये देखो 11 से 18 के, सॉरी 11 नहीं, 12 से 13 से 18, 13 से 18 कुछ नहीं करना, याद रखना 13 है तो 13वां ग्रुप, 14 है तो 14वां ग्रुप, 15 है तो 15वां ग्रुप, 16 है तो 16वां ग्रुप। 13 to 18 कोई भी एलिमेंट हो, उसका सिंपल सा तरीका बड़ा इजी, 13 है तो 13वां, 14 है तो 14वां। सेम केस किस में आता है, अगर 3 to 8 है, तीसरा है तो 13वां ग्रुप, चौथा है तो 14वां ग्रुप, 5वां है 15वां ग्रुप। ये सिर्फ अंडर 20 चलता है, पहले 20 एलिमेंट की ये ट्रिक्स है बस, इससे आगे नहीं करती। ठीक है, क्लियर है। तीसरे में भी क्यों जाएगा ये, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ना, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 to 10, 8 मत लिखो, इसे लिखो भाई 5 to 10, दूसरा तीसरा चौथा, हाँ 5 से 10, सॉरी 5 से 10 होगा। ठीक है, 5 से 10 में आप इनको याद रखने का क्या तरीका है, देखो अगर वैलेंसी +1 या +2 बनती है, अगर वैलेंसी +1 या +2 बनती है तो पहले ग्रुप से होगा या फिर दूसरे ग्रुप से होगा। ठीक है, वो थोड़ा पीछे वाला कंफ्यूजन से होगी मेरे को, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप। अगर +1 है तो पहला ग्रुप, +2 है तो दूसरा ग्रुप, अंडर 20। कैसे, सोडियम +1 बनाता है, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, पोटेशियम +1 बनाता है, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, लिथियम
+1 बनाता है, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। मैग्नीशियम +2 बनाता है, दूसरा ग्रुप। कैल्शियम +2 बनाता है, दूसरा ग्रुप। बेरिलियम +2 बना सकता है, दूसरा ग्रुप। ये ठीक है। अब अगर +2 से जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्बन देखो, कार्बन के लास्ट सेल में कितने बनते हैं 4, तो 14वां ग्रुप। इसके में कितने बनते हैं 5, 15वां ग्रुप। इसके में कितने बनते हैं 3, तो 13वां ग्रुप। ऐसे याद रखना है। तो अगर किसी की भी वैलेंसी 3 to 8 मिलती है, उसके आगे 1 1 और लगा दो। 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है 15, 16, 17, 18 ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, ये सबसे इजी ट्रिक। ठीक, एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर +1 +2 वैलेंसी मिलती है तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। ठीक है, जैसे कि हीलियम की वैलेंसी 0 होती है, अगर किसी की वैलेंसी 0 होती है तो 18वां ग्रुप, टेंशन ही नहीं है। किसी की वैलेंसी 0 है, 18वां ग्रुप। कंफ्यूज हो जाओ कहीं, सर इसके लास्ट सेल में तो 8 होते हैं, तो वैलेंसी तो 0 होगी, तो 18। ठीक है, लास्ट कक्षा इलेक्ट्रॉनों को देखते जाओ, आपको ग्रुप पता लगते जाएंगे। मैं 2 मिनट में जरा इसको रिवाइज भी करा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5, तीसरे में है 5, 3 शेल है, 3 कक्षा, तो इसके पीरियड कितने हैं? पीरियड कौन सा इसका? तीसरा। ठीक है, आवर्त कौन सा इसका? तीसरा। और आपसे पूछता है तीसरा आवर्त, पीरियड कौन सा है? तीसरा, नंबर ऑफ कक्ष। अब इसके बाद पूछता है समूह बताओ, ग्रुप बताओ, तो ग्रुप कैसे पता लगेगा? 2 8 5, 2 8 क्या है आपके पास? 5 है। 5 का मतलब ये 15वां वाला है, तो कौन सा ग्रुप होगा? 15। इसकी वैलेंसी +1 +2 नहीं है, तो 5 के आगे क्या लगा दोगे? 1, तो 15वां ग्रुप। ऐसे ही मान लो आपके पास आ जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, पहले में 2, दूसरे में 7, इसकी वैलेंसी +1 या +2 नहीं है। अगर नहीं है तो 7 के आगे 17 लगा दी, तो कौन सा ग्रुप से होगा? 17वें से। और 2 ही कक्ष से, तो दो पीरियड दूसरा पीरियड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लो आपके पास आ जाता है कैल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2 है, चौथे ग्रुप से है, तो पीरियड या आवर्त क्या हो गया? 4th हो गया। ठीक है, और समूह या ग्रुप कौन सा हो गया? 2 है, 2 मतलब +2 का मतलब दूसरा ग्रुप। +1 या +2 है तो +1 मतलब पहला, +2 मतलब दूसरा। अगर +2 से आगे चला जाए तो सिंपली उसके आगे 1 1 लगा दो। ठीक है, एक लास्ट और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 4, ये +1 भी नहीं है, ये +2 भी नहीं है, तो यानी ये 4 है, तो 4 के आगे 1 लगा दे तो कौन सा ग्रुप हो गया? 14वां ग्रुप हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक थी, और यहाँ से हमारी केमिस्ट्री की क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिजिक्स की क्लास आज रात को होगी, देखते हैं 9 बजे होती है, 9:30 होती है, 10 होती है। जब एनर्जी मिलेगी जल्दी से वापस मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम।